सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और वो सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार, आत्मवंदन, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं, गोल्डन लाइट एरा चैनल पर एक बहुत ही सुंदर, अनंत प्रेम और प्रकाश से भरे हुए, ऊर्जा से भरे हुए डिवाइन स्वाध्याय सीरीज 5 जून से शुरू हुई। लॉ ऑफ फन नामक इस स्वाध्याय सीरीज निरंतर हमारे सेशंस इस पे हो रहे हैं और डेली इस पे बुक रीडिंग की जाती है। आज हमारे साथ रॉ टीम के कुछ मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम आज हमारे समस्याओं का या हमारे क्वेश्चंस जो भी हैं उनको डिस्कस करेंगे और मेडिटेशन से रिलेटेड जो भी है हम उनसे कुछ सीखेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ, उनका वंदन करती हूँ और इस गोल्डन लाइट चैनल पर अभिनंदन करती हूँ। रिस्पेक्टेड पा, वैशाली मैम, भरत भाई, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Good evening. गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। Thank you, Ruchi ji. Thank you, Golden Era team, for such a wonderful way of, क्या बोलूं इसको, क्या बोलते हैं। आपने जिस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया और जितने प्यार से आप लोग हम लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, यही चाहिए था हम लोगों को भी, यही आप दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट। हम सभी तो प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा के लिए ही यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ना सर। बस जी बिल्कुल फैलाते चलिए। बिल्कुल। तो वैशाली जी का मैसेज है कि उनको अनम्यूट किया जाए। हाँ, वैशाली Thank you, मैम का everyone. Thank you so much for welcoming. That's beautifully. आपका बहुत Thank you बहुत so- धन्यवाद। बिल्कुल। सभी अपना निधि कैमरा जी ऑन भी कर है अपने लीजिएगा साथ। रुचि जी, निधि जी भी है और अपने डियर साथ में। मास्टर, अच्छा निधि मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनंत प्रेम और प्रकाश की इस ऊर्जा में इस चैनल पर। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आप सबको देख के तो ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि भी आप लोग कितने अच्छे से करते हो और मैं हमेशा यूं ही देखती रहती हूँ। नहीं मैम, आप सभी की तो ऊर्जा है जो हम तक आ रही है। यही सब हम स्प्रेड कर रहे हैं और क्या। तो डियर मास्टर, सभी लोग अपना कैमरा ऑन करिएगा और आज समय सीमा का हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। 10 बजे तक का हमारा समय है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पहले तो हमारी टीम के मेंबर्स वेव 1 और वेव 2 को जो भी हमारा मेडिटेशन है उसको लेकर कुछ कंफ्यूजन भी चल रहे हैं और उसकी क्लियरिटी बता दीजिए ताकि ग्रुप में ये चीज स्टार्ट हो जाए।
वेव 1 और वेव 2, आप वेव 2 पे पहुंच गए हैं? जी। हाँ, वेव ओके। 2 का मैंने स्टार्ट किया है वेव 2 का। तब आज मंथ वाला जो था ना, मंथ पैटर्निंग, वो हम्म। स्टार्ट किया है। तो मैं गिन्नी मैम का हिंदी वाला सुनती हूँ, उसके बाद में जो इंग्लिश वाला है ओरिजिनल, उस पे मेडिटेट हम्म। करती हूँ, क्योंकि आपने बोला था कि जो म्यूजिक और जो हमें वो फील करना है वो हमें उसी पे ही करना है। तो ये चाह रही हूँ कि वेव 1 और खुशी वेव जी, 2 की जितनी भी मैं एक्सरसाइज है। जी मैं बस बीच में ये बोलना चाहूंगा, सबके लिए पूछना है, मेरे लिए नहीं पूछना, अपन को सबके लिए क्वेश्चन करना है। जी, नहीं नहीं, वो सर पूछे कि वेव 2 तक आ गई क्या, तो मैं बता रही थी कि क्या पैटर्न रखते हैं, और उसी में मैं आगे बोल रही थी कि वेव 1 की जैसे 6 एक्सरसाइज, 5 या 6 जितनी है, 2 की हम ये चाहते हैं कि आप उसको थोड़ा शॉर्ट में हिंदी में बता दें, या तो ऑडियो क्लिप में, ताकि सभी करने में आसानी हो जाए। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मेरे को पता है आपके साथ मेरा लास्ट डिस्कशन हुआ था, बट ड्यू टू सडन थिंग्स, आई मीन आई हैड सम पर्सनल कमिटमेंट्स, तो मेरे को उसकी तरफ ध्यान देना था, तो इस वजह से मैं आपको दे नहीं पाया हूँ। वेव 2 का आई थिंक हम्म, भरत जी के पास है। वेव 1 का मैं बना हम्म, के आपको कल तक डेफिनेटली आप लोगों को सबको मिल जाएगा। ठीक है सर। सर, फोकस वर्ड इसमें यूज किया जाता है, फोकस 10, फोकस 11 और फोकस 12 मेडिटेशन में नॉर्मली। तो हम्म। आप बताएंगे कि फोकस 10 और फोकस 12 में क्या डिफरेंस होता है? बेसिक हमको किस तरह से मेडिटेट स्टेट में उसमें चेंजेस कैसे किया जाता है फ्रीक्वेंसी को, या ये जो फोकस 10 और फोकस 12 है ना, ये वेवलेंथ है, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। ये जो फोकस 10 है, ये थोड़ी सी लोअर लेवल की फ्रीक्वेंसीज हैं। फोकस 10 से हम्म, जब आप निकल के फोकस 12 में जाते हैं तो हायर लेवल की फ्रीक्वेंसीज हैं। आप नोटिस भी करेंगे, आपके कान के अंदर जो हम्म, साउंड चल रहा होता है और जो वेव चल रही होती है, जिस तरीके जैसे ज़्ज़ चल रही होती है ना, वो फिर वो ऐसे होकर ऐसे होने लग जाएंगी, ऊपर थोड़ी सी ऊपर जी होगी वो। तो ये जी। डिफरेंस है, वो जो कान के अंदर, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 100 की फ्रीक्वेंसी लेफ्ट से चल रही है, 104 की फ्रीक्वेंसी राइट से चल रही है, तो इनका जो माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, वो आएगी 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो इसी तरीके से फोकस 12 में आप जाओगे ना, तो 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो। तो इसी तरीके से स्लोली 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 वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज बढ़ती जाती हैं। तो आप इसके ऊपर इतना ध्यान मत दो। फोकस का मतलब क्या है? ध्यान 10, ध्यान 12, बस इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, और इतना ज्यादा इसके अंदर इतना कुछ सोचने के लिए है नहीं। और दूसरा, अच्छा, आप बस फोकस इस चीज के ऊपर, जब ये कर रहे होते हैं ना मेडिटेशन, इसके ऊपर फोकस हो कि अगर ध्यान भटके इधर उधर जाए तो घुमा के उसको उस साउंड के ऊपर लेके आना है। वो जो पीछे से चल रहा होता है ना, जी ऐसे चल रहा होता है, हाँ, उसके ऊपर दोबारा घुमा के अपना ध्यान लेके आ जाना है। या जो भी साउंड पैटर्न्स पीछे से चल रहे हैं ना, उनके ऊपर लेके आना है। दैट्स इट। दैट्स इट। और आपने ऐसा बताया था कि इसको हमें वन या ट्वाइस टाइम इन अ डे करना है, हर एक एक्सरसाइज को। हाँ, मॉर्निंग एंड दो इवनिंग अगर दो आप बार करोगे तो मॉर्निंग में परफेक्ट बैलेंस रहेगा। परफेक्ट बैलेंस बैलेंस अच्छा रहेगा। रहेगा। हाँ। ठीक है। और सर, मेडिटेशन इसके अलावा और क्या बताएंगे कि क्या करना चाहिए पूरे ग्रुप को, सभी को? मैम, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं चीज़ें बहुत सिंपल रखता हूँ। मुझे अगर अपनी हम्म, मेडिटेशन जब करनी होती है, मेरे रूम में बस एक छोटी सी, इतनी जानबूझ के इतनी छोटी सी धूप बत्ती रखता हूँ, हम्म, ताकि रूम के अंदर ज़्यादा धुआं ना हो, क्योंकि मैं रूम पूरा बंद कर देता हूँ टोटली। हम्म, मतलब कोई बाहर से कुछ नहीं, अंधेरा होता है रूम में मेरे। हम्म, इवन मैं दिया भी नहीं जलाता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं उससे पहले पूजा कर लेता हूँ। और हम्म, जो चीज़ें मुझे क्रिएटर को बोलनी होती है वो मैं बोल देता हूँ। और मुश्किल से 5 मिनट के अंदर 2-3 चीज़ें ही बोल रहा होता हूँ उसके अंदर मैं। एक तो थैंक्स कर रहा होता हूँ कि इस एक्सपीरियंस को देने के लिए, जो थर्ड डेंसिटी का एक्सपीरियंस है। और दूसरा, माफ़ी मांग लेता हूँ अगर कि मेरे से कोई एरर हो रही हो जाने अनजाने में, क्योंकि कुछ तो हम जानबूझ के कर देते हैं, पता नहीं चलता है, दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन भी हो जाता है। और कुछ अनजाने में हो जाते हैं हमसे, क्योंकि हमें पता नहीं होते। हम्म, तो वो एरर्स की माफ़ी मांग लेता हूँ, और ये बोल देता हूँ कि इस पूरे प्लेनेट पे जितने भी लोग हैं, उनके हार्ट्स की जो लव और जो उनकी लाइट है, वो और थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। और इमेजिन ऐसे कर लेता हूँ उसके अंदर कि मेरे अंदर से, मेरे सहस्त्रार चक्र से
लाइट एंटर कर रही है, देन इट इज गोइंग टू माय हार्ट चक्रा एंड देन इट इज मूविंग आउट। तो मूव आउट moving. करके जितने इस पूरे प्लेनेट को चारों तरफ से घेर रही है, और प्लेनेट के अंदर जितने भी लोग हैं वो जैसे एक हम्म व्हील के होता है ना, एक व्हील, उसके अंदर स्पोक्स होते हैं ऐसे, जैसे साइकिल का वो नहीं होता टायर, उसके अंदर तिलियां लगी होती हैं अंदर से। जी बस जी उतना बिल्कुल। इमेजिन करके उतना कर लेता हूँ कि ये सबके अंदर जा रही है, बस इतना ही कर रहा होता है मैं, और कुछ भी नहीं कर रहा। एक्सक्यूज मी पा और स्पेशली थोड़ा उसके अंदर से सेंटर में जो अर्थ का जो कोर है ना, उसके अंदर हम्म मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करता हूँ कि कोर के अंदर ज्यादा जाए। एक्सक्यूज मी पा ये मेरी जी विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन, हाँ जी मैम। जी इन सविता मैम। एक्चुअली एक्चुअली यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि ये वेव 1 वेव 2 क्या है, तो इनिशियल पूरा आप बता देंगे ये क्या है, क्या पर्पस है, क्यों करना है और कैसे करना है। थैंक यू। मैम क्यों करना है तो इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि हेमी सिंह को मैंने पढ़ा भी है, अच्छी तरीके से स्टडी भी किया हुआ है, और हेमी सिंह से जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हुए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो मैं हेमी सिंह को रेकमेंड तो नहीं कह सकते कि मैं किसी को रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि हर किसी का मेडिटेशन का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग बिल्कुल एकदम सिंपल कुछ उनको कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, कान में भी कुछ नहीं चाहिए, वो ध्यान में आराम से चले जाते हैं। मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने 2-3 मेथड्स ट्राई किए थे बट मेरे से हुआ नहीं। बट हेमी सिंह से किया तो आई आई फाउंड अ डिफरेंस इन माई सेल्फ, और मेरी जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके अंदर मेडिटेशन के अंदर, ये पहला रीजन था उसका। दूसरा रीजन इसके अंदर जैसे वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, वेव 6, वेव 7, इस तरीके से करके जो है ना, एक वेव एक पर्टिकुलर लेवल का एक्सपीरियंस क्रिएट करती है, और उस एक वेव के अंदर 6 एक्सरसाइज होती हैं। तो यानी वेव 1 में 6 होंगी, वेव 2 में 6 होंगी, वेव 3 में 6 होंगी, ऐसी करके सब में 6 6 एक्सरसाइज हैं। हर एक्सरसाइज अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। जैसे कि शुरुआती दौर पे तो आप उसके अंदर प्रिपरेशंस बताई गई हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, और वो अभी आपको जब वेव 1 का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, उसके अंदर मैं आपको वॉइस नोट्स जो होते हैं उनके थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि उसके अंदर क्या क्या होता है। जी वॉइस और नोट आपको एक बार आगे देना आप जाओ। रहेगा जी। हाँ, वो मैं दे देता हूँ आपको, कल तक आपको 100% मिल हम्म जाएगा डेफिनेटली। और फिर उसके बाद आपका जैसे आगे आगे आप निकल के जाते जाओगे, इसमें रिमोट व्यूइंग भी है कि दिव्य दृष्टि को कैसे एक्टिवेट करते हैं अपनी, वो चीज़ भी है। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, अगर आप लोग अपने मिल के करोगे तो आपको मज़ा आएगा। कि आपको मेडिटेशन में बैठना है, उसके अंदर मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। आपको अपने घर के अंदर किसी कागज के ऊपर, व्हाइट पेपर के ऊपर कुछ नंबर लिख के एक एनवलप के अंदर डालकर कहीं रख देना अपने घर के अंदर। ये जो सामने वाला मेडिटेटर है जो मेडिटेट कर रहा है, वो भी अपने घर के अंदर रखेगा। आप दोनों की ये रिमोट व्यूइंग आपको करनी है कि आप उनके घर के अंदर पहली बात तो लिफाफा कहाँ रखा है, आपको अंदाजा नहीं लगाना है, आपको ढूंढना है। कई लोग इसको ऐसे सोचते हैं कि मुझे अंदाजा लगाना है, अंदाजा नहीं लगाना होता, आपको ढूंढना होता है मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जाके। तो उनके घर के अंदर वो वाह। कहाँ रखा है, फिर उस एनवलप के अंदर हम्म वो जो पेपर है उसके ऊपर नंबर्स क्या लिखे हैं, वो जो आपके दिमाग में आए मेडिटेशन में उठने के बाद आपको नंबर नोट डाउन कर लेते हैं। और किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि किसी के घर के अंदर कॉटन रखी हुई है, छोटी सी कॉटन आपने कहीं रख दी, तो आप रिमोट व्यूइंग में जाके और मतलब उसको जला दो, वो जल जाए। उसके टेलीकिनेसिस के अंदर पार्ट है ये। तो ये एक एग्जाम्पल हो। तो इसके अंदर टेक्निक्स बताई हुई हैं अलग अलग तरीके, जैसे 1 मंथ पैटर्न आपने बोला, वो 1 मंथ का पैटर्न है कि अपनी जिंदगी में क्या क्या चाहते हो। हॉकी। शायद उनका नेटवर्क डाउन हो गया है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी भरत भाई, आ रही है। जी हाँ, बेसिकली वो बता रहे थे 1 मंथ पैटर्निंग। तो हम्म उसमें जैसे हम फिजिकली, इमोशनली और मेंटली हम क्या होना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे लोगों को ये होता है कि मुझे 1 महीने में 5 kg वेट लॉस करना है। तो उसमें आप इमेजिन कर रहे होते हैं 1 मंथ पैटर्निंग में कि 1 महीने के बाद जब 5 kg वेट लॉस हो रहा है तब आप कैसे दिख रहे हैं।
तो वो जो कैसे दिख रहे हैं ना, वो पिक्चर हम 1 मंथ पैटर्निंग में यूनिवर्स में प्लेस करते हैं। इस तरह जी से मेंटली आप अपने आप को मेंटली कितना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इमोशनली कितने ब्लॉकेजेस हैं जो क्लियर करके आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। तो उस तरह से वो मेडिटेशन है 1 मंथ पैटर्निंग। इसमें आपको 1 महीने में क्या क्या चाहिए अपनी लाइफ में, भौतिक लाइफ में भी क्या क्या चाहिए, तो वो भी आप इमेजिनेशन करके उस पिक्चर को पिक्टोरियल फॉर्म में आप 1 मंथ पैटर्निंग में जो भी चीज चाहते हैं उसको पिक्टोरियल फॉर्म में बना के आप उस इमेज को यूनिवर्स में प्लेस करते हैं और ये महसूस करते हैं कि ये हो रहा है आपके साथ, ये मिल चुका है आपको। तो वो है 1 मंथ पैटर्निंग। यस, ये वैक्शन टेक्निक। हाँ हाँ, और इसमें ये बहुत अच्छा बताया उन्होंने भरत जी ने कि इसको पिक्टोरियल फॉर्म में ही करते हैं। जैसे कि मान लो आपने अपनी इमेजेस सारी बना दी, विजुअलाइजेशन टेक्निक। देखिए हेमिसिंक की खास बात पता है क्या है? हेमिसिंक विजुअलाइजेशन टेक्निक को सबसे ज्यादा पावरफुल तरीके से आपकी उसमें करती है। और रा ने भी बोला था जो माहिर होते हैं, जो एडेप्ट्स होते हैं, अभी आप शायद उन सेशंस पे नहीं पहुंचोगे, 50s के बाद के सेशन थे वो, या आई थिंक 50s में पहुंचते वक्त होंगे वो। तो रा ने भी बोला विजुअलाइजेशन टेक्निक इतनी पावरफुल होती है ना कि अगर आप इसको विजुअलाइजेशन को सीख जाओ ना, तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। क्योंकि पूरे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना वो एक पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर ही हैं। इवन जितनी लैंग्वेजेस भी हैं वो भी पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर ही हैं। तो आप उस लेवल बाय लेवल वो आप जैसे इमेजिन कर रहे हो, उस एक्सरसाइज को करने से पहले इमेजिन कर लो कि इस 1 महीने के अंदर अंदर मुझे ऐसे ऐसे चाहिए चीजें अपनी। और उसको छोड़ने के बाद ना भूल जाना। ये मत सोचना पता नहीं कब होगा, होगा नहीं होगा, भगवान जाने कब होगा। ये सारी चीजें ना आप छोड़ दो। ये आप ये सोच के चलो वो वेव 12 या वेव 10 जो भी है, आपने उस वेव के अंदर वो प्लेस कर दी वो पिक्चर। अब वो पानी में जैसे नाव बहती है ना, बहते 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 क्रिएटर जहां से ये तरंगे चल रही है उसके सोर्स तक पहुंच जाएगी। और फिर उसके अकॉर्डिंगली चीजें जैसे डिजाइन होनी होंगी ना, वो आपको हिंट्स, इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, आपको हिंट्स की तरह, साइंस की तरह, और हो सकता है कि वास्तविकता में भी घटने शुरू हो जाए चीजें। तो इस तरीके से आपको मिलनी पड़ेंगी। लेकिन आपको इस तरीके की एक्सरसाइज करने के बाद ना ऑटोमेटिकली वैसे तो आपका ब्रेन अलर्ट हो जाएगा, माइंड अलर्ट हो जाएगा, दोनों ही, क्रिएटिव भी और अवेयरनेस लेफ्ट भी। के ऊपर थोड़ा अवेयर इसमें थोड़ा ज्यादा रहना करेक्ट पड़ेगा। इसमें मैं कुछ करेक्ट ऐड करेक्ट करूं करेक्ट। इसमें मैं कुछ ऐड करूं। हाँ हाँ। ये जो विजुअलाइजेशन हम बोलते हैं ना, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, तो कई सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि मैनिफेस्टेशन हम करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, तो वो हमारे साथ वो घटित क्यों नहीं होता? उसमें एक छोटी सी विंडो है, या हमारी तरफ से छोटी सी एरर भी हो सकती है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 kg वेट लॉस करने के लिए अपना पिक्चर विजुअलाइज किया कि 5 kg लॉसेस मैं ऐसी दिखूंगी या ऐसा दिखूंगा। दूसरी तरफ हम वो पिक्टोरियल फॉर्म जो है, वो पिक्चर जो है, उसको प्लेस करने के बाद में हमारे दिमाग में वो मेडिटेशन खत्म होने के बाद में एक चीज चल रही होती है, पता नहीं होगा नहीं होगा। इससे पहले भी मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ। पहले तो नहीं हुआ था, कितना भाग भाग के मतलब पसीना निकलता था, खून पसीना एक करता था, फिर भी वेट लॉस नहीं होता था। पता नहीं अब की बार होगा या नहीं होगा। ये जो छोटी सी थॉट है ना, 5 सेकंड्स के लिए ही आती है शायद, लेकिन वो छोटा सा विंडो है। अगर वो विंडो ओपन रह गया ना, तो वो विजुअलाइजेशन या वो मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन वो कंप्लीट नहीं होते हैं। तो जैसे पीए भाई ने कहा ना कि वो प्लेस यूनिवर्स में प्लेस कर दिया जो पिक्चर, उसको बाद में उसको भूल जाना है। दैट्स इट। थैंक यू। चलिए बस अब एक बार मैं ये जरूर बोलूंगी कि हम ये चाहेंगे कि आप सभी ग्रुप एक मेडिटेशन हम लोगों को करवाएं कभी भी नेक्स्ट वीक में आप लोगों के साथ। तो वो एनर्जी और जो वो फील आएगा, सब चाहेंगे कि उसे एक महसूस करें आपके साथ रह के। चलिए हम, हेमी सिंह ही करेंगे हम। हाँ आप जैसा, बिल्कुल, आप जैसा आप बोले। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल हम से सब सभी साथ लोग में इस चीज करेंगे। के लिए क्रेजी। हाँ, सभी लोग करना चाहेंगे। मैम तो इसमें चलिए एक सजेशन होगा हाँ मेरा, जी, हाँ जी, आप जैसे अगले हफ्ते रख रहे हो ना,
अभी पहले हाँ आप हमारे रिमोट व्यूइंग वाले पर पहुंचना पहले। जब रिमोट व्यूइंग पे आप आ जाओगे ना, वो आई थिंक वेव 3 के अंदर जी होगा, शायद वेव 3 या वेव 4 में। मतलब ये थोड़ा सा अच्छा टाइम दो अपने आप को, पहले हेमिसिंग के साथ आप लोग ना ठीक है अकस्टम हो पहले उसके साथ। ठीक है सर क्योंकि वो आपके ठीक है ब्रेन को सर सिंक करने दो पहले, दोनों ब्रेन्स को सेंटर में लाके सिंक करने दो उसको। जब ये हो जाएगा ना, जब वो रिमोट व्यूइंग वाली आएगी ना, तब एक काम करेंगे, इसको एज अ फन एक्टिविटी लेके हम लोग उस मेडिटेशन को करेंगे, और सब अपने अपने घरों के अंदर ये काम करेंगे। और फिर हम्म, ये करेंगे डिसाइड कि कौन किसके घर के अंदर, जैसे कि मैं हूँ, मैं आपको मान लीजिए अभिषेक जी है, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं फीमेल्स फीमेल्स के साथ करें, मेल्स मेल्स के साथ कर रहे हैं, ज़्यादा सही रहेगा। किसी की पर्सनल लाइफ में मतलब वो ना करें इंटरफेरेंस हम। तो उन्होंने, अभिषेक जी ने अपने घर के, उनके घर का अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, किस किस तरीके से चीज़ें हैं, वो सारी मेडिटेशन में जो होंगी वो मैं बताऊंगा। मैं कितने एरर कर रहा हूँ वो एरर काउंट भी होगा, या अंदाजे कितने लगाए हैं मैंने, अंदाजे तो लगाने ही नहीं है, ढूंढना है, वो करना है। और वो जो डिजिट्स और वो जो नंबर्स है ना, उनके साथ लेट्स प्ले। आप लोगों को मजा आएगा सच में एक्सरसाइज होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल करना चाहेंगे तो अभी आपका कहना है कि हम तब तक 3 और 4 तक पहुंचते हैं और उसके बाद में हाँ, उसके ठीक है बाद सर उसके बाद अरेंज करने का फायदा है। ठीक है सर बिल्कुल कल आपके वॉइस वॉइस नोट आ जाएगा तो एक बार ग्रुप में थोड़ा सा और बात कर लेंगे और सभी लोग स्टार्ट कर लेंगे वेव 1 से ठीक थैंक है, यू चलेगा, सर मैं दे दूंगा कल हाँ कल तक हाँ आपको दे दूंगा। होपफुली कोशिश करूंगा कि मैं आज रात को ही दे दूं, हम्म। इस मीटिंग के बाद, सर क्योंकि वेव ज़्यादा है 1 और नहीं उसके 2 अंदर। की अवेलेबल नहीं वेव 3 से तो अवेलेबल है आपका हिंदी में वॉइस नोट शॉर्ट सा तो वो उससे समझ में आ जाता है कि वो पूरा इंग्लिश वाला क्या है तो हम उसको कर सकता है हर व्यक्ति अच्छा 1 अच्छा और 2 अच्छा, का ही भरत आपको जी ये देना मैंने है वेव 3 टू से भी नहीं दिया था एक क्या? बार एक बार आप पूरा सीक्वल यदि दे दें उसका, वेब 1 से लेके आखिरी तक के, तो वो ज्यादा हम लोगों को सुविधा हो जाएगी। देखो, डेली 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 हाँ मेडिटेशन बिल्कुल। ग्रुप में आप में से कितने कुछ लोग हैं शायद मेरे ख्याल से डेली मेडिटेशन ग्रुप में। जी तो जी उसमें मैं भी हूँ वेव वेव वेब वन 3 का से है सर उसमें वेव वेब 1 नहीं 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 सुनिए, वेव 1 का भी ऑडियो है पूरा 11 मिनट का या 15 मिनट वो का, ऐसा 11 कुछ है। मिनट का सर उसमें वेव टू इंडिविजुअल का, एक्सरसाइज का नहीं है हाँ ठीक है, वो इंडिविजुअल कर लेंगे। बहुत वेव अच्छे टू से का जो है, हाँ वेव टू का जो है, हाँ वो भी एक ऑडियो है 21 मिनट्स का। उसमें 21 मिनट का है जी उसमें जी उसमें 1 मिनट, उसमें पीए भाई ने बताया है कि अभी ये वेव 2 का फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसके बारे में एक्सप्लेन जी किया। जब वो जी एक्सप्लेनेशन जी खत्म हुआ, फिर उन्होंने बताया वेव 2 तब का। उन्हें 2 नंबर एक सेकंड में पूरा कर दो, आवाज हम्म यहाँ पर टूट रही हम्म है। तो वेव 2 का हम्म सेकंड मेडिटेशन, सेकंड एक्सरसाइज ये है। फिर वो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हो गया, तो ऐसे 21 मिनट है। वेव 3, 4, 5 और मेरे ख्याल से 6 का भी मैंने डाला है शायद। तो वो सारे एक्सप्लेनेशन ऑडियो उधर है, अगर आप ढूंढ सके तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो वेव 1 और 2 का दे दीजिएगा 3 से 6 तक तो है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी अभिषेक जी को ठीक शेयर है, किया हुआ है मैंने तो वो ग्रुप में डाल देंगे हम पर 1 और 2 नहीं था इसलिए 3 और 4 के डाले नहीं थे फोर्स नहीं किया था आई थिंक नहीं, वन मैं और कुछ टू कहूँ। वहां पर। यस यस। आई थिंक जो अभिषेक जी बोल रहे हैं ना कि सीक्वेंस में डाल देंगे ना तो सही रहेगा। आई थिंक सबको सब मिल जाएगा, जो पीए का वॉइस के साथ और जो वेव 1 वेव 2 जो भी है, वो भी ग्रेट। यस यस हाँ तो ये मैं भी क्लैरिटी हो थोड़ा यही जाएगी। चाह रही थी हाँ हम्म, क्योंकि सब इस चीज पे भी इनिशियल स्टेज पे है ना तो बहुत कंफ्यूजन चल रहा है एक बार फ्लो हो हाँ जाएगा फिर दिक्कत नहीं आएगी यस मैम बिल्कुल। वैशाली जी, कुछ चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आप देखते जाइए थोड़ा। हाँ क्वेश्चन बिल्कुल आंसर हम ले लें अभिषेक जी क्वेश्चंस ले किसी सकते हैं क्वेरी अभी। से भरत भाई, क्वेश्चंस ले सकते हैं अभी। यस यस हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस डेफिनेटली, यस। प्लीज गो अहेड। मास्टर्स, यदि जो भी क्वेश्चंस है तो अपने हैंड रेस करके आप लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल। क्या बात है मास्टर्स, आज कोई क्वेश्चंस ही नहीं है अपन लोगों के पास क्या? एक तो ये आपने गोल्डन
लाइट एरा वाला जो है ना, ये आपने पीछे जो वो लगा रखा है ना इमेज, जी हाँ। उसमें दो हाथ ऐसे दिख रहे हैं। एक मिनट, सॉरी, मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ। उसमें दो हाथ ऐसे दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी का हाथ पीछे से ऑलरेडी खड़ा हुआ है कि भाई हमारी भी सुन लो कोई। तो कंटिन्यूअसली लगता ही रहता है हमेशा। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे हाथ उठा दीजिए, इसके अंदर आई थिंक ऑप्शन है। तो कहीं ऐसा हो कि आप अपने कैमरा के ऊपर हाथ उठा रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि हाथ तो ऑलरेडी उठा हुआ है, तो सवाल क्या है, कहीं ऐसा ना कंफ्यूजन हो जाए। मीनल जी आप पूछ लीजिए ना, आप हैंड रेस करिए। कविता जी का भी आया क्वेश्चन है हैंड रेस। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, वेव 1 एंड 2 हम साथ में रात को कर सकते हैं कि इंडिविजुअली ही करना है? तो मेरा पर्सनल ये है कि मैं हेमिसिंग कर रहा होता हूँ ना, मैं ग्रुप में नहीं करता। हेमिसिंग पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है, हेमिसिंग ग्रुप एक्सरसाइजेस के लिए नहीं होती। हाँ, रिमोट व्यूइंग आप कर सकते हो क्योंकि वो एक ग्रुप एक्सरसाइज है, उसे कर सकते हो आप। रिमोट व्यूइंग कर सकते हो आप, वो भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, एनवीसी कर सकते हो आप, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी कर सकते हो आप। वो जितना ज़्यादा एक ही डेटा अगर बहुत सारे लोग ढूंढते हैं ना, तो यूनिवर्स बिल्कुल ऐसे फंक्शन करता है जैसे इंटरनेट, कि आप गूगल के अंदर कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, वो बिल्कुल उसी तरीके से निकल के आ जाती है बात। तो वो की जा सकती है, एनवीसी की जा सकती है, ये की जा सकती है। एनर्जी बार टूल आपको खुद करनी पड़ेगी क्योंकि वो आपका खुद का टूल है। अब आप उसे कहाँ रखोगे, कैसे प्लेस करोगे, अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मेडिटेशन में आपको पता नहीं चलेगा, हो सकता है आप लोगों के ऊपर साइकिक अटैक्स हो जाए, तो उसका यूज कैसे करना है, तो अंधाधुंध चला देना उसको, जो भी है, ठीक है। तो वो चीजें हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें ना, देखिए हेमी सिंह जिस तरीके से डिजाइन हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि हेमी सिंह इन्होंने ऐसे डिजाइन कर दिया। ये बहुत बड़े बड़े मंक्स के पास गए थे और फिर उन मंक्स से इन्होंने उनके ब्रेन्स के ऊपर ना, यहाँ पे अलग अलग, आई डोंट नो, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटर्स होते हैं, क्या होता है वो, उनका इस्तेमाल करके फिर उससे डेराइव किया कि जब ये इस स्टेट से इस स्टेट के अंदर जा रहे हैं, तो इनके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इनको इमेजरी क्या आ रही है। इन्होंने वो इमेजरी भी नोट की है, इनको इमेजरी क्या आती है। तो दिस इज द रीजन वाई इसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेज होंगी जो आप साथ में कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ही है। हाँ जी कविता जी। सो सर, एक क्वेश्चन है, जैसे हेमी सिंह का, जब मैं आपके राग के सेशन सुन रही थी, तो यूट्यूब से तो बहुत सारा है, तो आप कोई पर्टिकुलर भेजोगे या कोई रैंडम हम यूज कर सकते हो, या उसमें भी कोई चॉइस या कोई एक पर्टिकुलर हमें यूज करना है? मैम देखो, मैं फ्रैंकली बताऊं, इसकी ना सीक्वेंस है, और जो सीक्वेंस बनी है ना, वो बड़े ध्यान से बनी है। कि आप पहले वेव 10 के, मतलब फोकस 10 के लिए तैयार करोगे अपने आप को, फिर आप फोकस 12 के लिए तैयार करोगे अपने आप को, फिर आप फोकस 15 के लिए तैयार करोगे आपको, फिर आप उसके बाद फोकस 21 के अंदर जाओगे। तो एक एक चीज बड़े सिस्टमैटिकली बनी हुई है इसमें। आप सीधा ही उठ के सीधा फोकस 21 में जाओगे ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेन की जो सिंकिंग होती है ना, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है। अगर आप उसकी इमेजरी नोटिस करोगे ना, हेमी सिंह के जो ब्रेन की जो इमेजरीज आई हैं, जिन लोगों ने की है, उनके ब्रेन की इमेजरीज भी है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति की जो सोच होती है, उसकी जो वाइब्रेशंस होती है ना दिमाग की, वो स्कैटर्ड होती हैं, बहुत इधर उधर होगी दिमाग के अंदर। लेकिन जब हेमी सिंक कर रहा होता है ना, वो पूरी खिंच के सिंक होके ना, यहाँ सेंटर में जहाँ तालू होता है ना, इधर तालू, बचपन में वो बच्चे के वो नहीं डालते ऑयल, मैंने सेशंस के अंदर भी इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर इकट्ठी होनी शुरू होती है वो वो पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी। तो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कि आप जब उस एक्सरसाइज को करो ना, तो फोकस ये होना चाहिए कि आप बस उसको सिस्टमैटिकली सीक्वेंस वाइज करते जाओ, जैसे इसकी सीक्वेंस है। आप यूट्यूब पे ढूंढोगे ना, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी आपको, ऐसी बात नहीं है। वेव, लेकिन आपको बार नहीं, बार ऐसा ढूंढना नहीं पड़ेगा है, ये। ऐसा नहीं। एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। हेमी सिंह यानी कि द मॉनरो इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने टोटल नियर अबाउट 800, मोर देन 800 मेडिटेशन डेवलप किए हैं। अगर हम यूट्यूब पे ढूंढने जाएंगे ना, तो बहुत कंफ्यूजन होगा, क्या करना, कौन सा करना, कौन सा नहीं करना। इवन आप टेलीग्राम पे भी ढूंढोगे तो हेमी सिंह का आपको ग्रुप मिलेगा, चैनल मिलेगा, उसमें 800 से ज्यादा क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स मिलेंगे मेडिटेशन के। लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो ये जो वेव 8 तक जो है ना, वो प्रॉपर सीक्वेंस है। जब आप वेव 3, 4,
5 आप क्रॉस करोगे ना, तो आपको आपको खुद को ये अंदर से पता चलेगा कि हेमी सिंह का दूसरा कोई मेडिटेशन आपको करना है या नहीं करना चाहिए। आपको खुद को ही आंसर मिलेगा अंदर से, क्योंकि उस वक्त में आपका जो ब्रेन फ्रिक्वेंसी है ना, वो मैच हो रहा होगा दूसरे तीसरे चौथे मेडिटेशन से। तो वेव 1 से शुरू करनी है, उसके लिए हमारे पास वेव 1 से लेकर के वेव 8 तक टोटल 50 मेडिटेशन ऑलरेडी है। तो जैसे जैसे आप वेव 1 2 3 आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो 6 मेडिटेशन हम आपके साथ में, आपके ग्रुप के साथ में शेयर करते जाएंगे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को प्लीज़ बोलना चाहूँगा। कोई भी एक्सरसाइज लर्न नहीं करनी है, ये लर्निंग अनलर्निंग का खेल है। इसलिए दिन में सुबह मॉर्निंग में कर ली और शाम को कर ली, तो अगले दिन भूल गए वो एक्सरसाइज में मैंने क्या किया था, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट डे की एक्सरसाइज की, फिर उसको इवनिंग में किया, फिर भूल गए, मेरे को नहीं पता क्या किया। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है हेमी करने का जो है ना, जब आप हेमी करो, पहली एक्सरसाइज करो, उसमें अगर आपको कुछ विजन्स, कुछ चीजें आ रही हैं अगर आपके दिमाग के अंदर, या कुछ वर्ड्स आ रहे हैं आपके दिमाग के अंदर, बेटर ये है कि अपनी एक कॉपी बना ली जाए, इतनी छोटी जैसे ये है, इतनी छोटी सी एक इस तरीके की एक मेरे पास वो है, एक कॉपी है। उसके अंदर मैं लिख के रखता हूँ कि मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, लेकिन वो आपकी पर्सनल कॉपी है, किसी और से शेयर नहीं कर सकते आप। कोई आपसे पूछे कि आपके क्या अनुभव हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, कोई जरूरत नहीं है उसको डिस्कस करने की, किसी से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि हर किसी के अनुभव अलग होंगे, क्योंकि सबके कैटलिस्ट अलग है, माध्यम अलग है, इस वजह से। मास्टर्स और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? वैशाली जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। वैशाली जी शायद नहीं है। भरत भाई, मैं एक काम कर सकता हूँ क्या? एक आपको ड्रॉप बॉक्स शेयर कर सकता हूँ या ड्राइव शेयर कर सकता हूँ, जिसपे आप लोग पूरे मेडिटेशन या मिसिंग वाले पूरे सीक्वेंस है उसमें डाल दें। ऐसा भी हो सकता है, या फिर अगर समझो सारे मेडिटेशन में आपको दे दूं, तो आप अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल। कौन सा ड्राइव की बात कर रहे हैं? गूगल ड्राइव की बात कर मैं रहे गूगल ड्राइव में आप मेरे को दे दें तो यहाँ मैं सबको शेयर करने में बहुत आसान रहेगा मेरे को। हैं? ड्राइव ऑलरेडी फुल है, तो ठीक है। मैं ड्राइव शेयर कर दूंगा, 15 GB की ड्राइव शेयर कर दूंगा आपसे, वो बिल्कुल खाली ठीक है, रहेगी। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, ठीक है। मैं उसमें सारे वेव 1 से लेकर वेव 8 तक सारे मेडिटेशन अपलोड कर दूंगा, और उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑडियोज भी, उसका एक फोल्डर भी अपलोड कर दूंगा। जी हाँ, उससे क्या है, मटेरियल पूरा एक जगह मिल जाएगा हम लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मास्टर्स, इतने सारे क्वेश्चंस थे, कहाँ गए आज सबके क्वेश्चंस? हाँ जी, आप बोलें आप और कुछ। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आए, तो वी विल टेक क्वेश्चंस। रॉ मटेरियल से रिलेटेड भी एंड क्वेश्चन आई पूछ वुड सकते हैं मास्टर्स। यस, एंड आई थैंक वुड यू रादर सर। से कि जवाब मेरे मेरे बजाय अगर वैशाली जी, भरत जी, सोनिया जी, ये लोग दें तो बेटर रहेगा। जी हाँ, अगर बिल्कुल। किसी पूछिए के कभी। अगर किसी के अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो गाना भी गा सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है। सर एक क्वेश्चन है। सर, जब आपके सेशन में आप हमेशा बोलते हैं कि हम 8 साल से प्रैक्टिस करें लॉ ऑफ वन की, राइट? तो एग्जैक्टली कौन से सारे कॉन्टेक्स्ट में या कौन से एस्पेक्ट में हम, जैसे अभी हमने जब सेशन शुरू किया 17 तक पहुंचे, तो उसमें काफी कुछ कुछ चीजें पता चली कि फ्री विल किसी की इंटरफेयर नहीं करना है, राइट? तो और क्या क्या हम अपनी डेली लाइफ में, अपनी वर्क प्लेस में बोलो, क्योंकि वो एक सबसे चैलेंजिंग एरिया होता है। तो एग्जैक्टली जब आप कहते हैं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो या लॉ ऑफ वन यूज कर रहे हो, तो कितने सारे एस्पेक्ट में आप कर रहे हो, या हमें कितने सारे एस्पेक्ट में करना चाहिए? अगर आप थोड़ा गाइड करें तो बेटर होगा। और मैम, देखो, लॉ ऑफ वन में यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, वो मिले हैं मुझे करीब 1 डेढ़ साल तक, ठीक।
लॉ ऑफ वन मैं पढ़ता आ रहा था 8 साल से, लेकिन उसका प्रॉपर यूजेज जो होता है ना, वो होता है इसके अंदर दिए हुए जो कॉन्सेप्ट है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर कैसे लग रहा है। और आपका आप नोटिस भी करोगे, जब से आपने लॉ ऑफ वन पढ़नी शुरू की है ना, दिमाग ना बड़ी तेजी से काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करता है। ठीक है। तो अब जैसे फ्री विल का ही कॉन्सेप्ट ले लो, फ्री विल आज भी मेरे से गलतियां होती हैं, और उसके बाद फिर मैं बैठ के ये सोच रहा था, मैंने कहा अरे यार, मैंने एक्साइटमेंट में आके कर तो दिया, मैंने कहा आज भी मेरे से एरर हो रहे हैं उत्तेजनाओं के चक्कर में। तो फ्री विल का जो सही कॉन्सेप्ट है ना, मान लीजिए एक पिरामिड है, ये एक पिरामिड, ठीक, मैं एक पिरामिड के थ्रू बताता हूँ आपको। ये एक पिरामिड है, इसके टॉप पे अगर मैं रखता हूँ ना आस्क, आस्क, तो उसके बाद नीचे तीनों चीजें आती हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, इग्नोर, तीन चीजें। फ्री विल का सही इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप किसी से भी कभी भी बात करो या कोई भी चीज करो, तो पहले उससे अपनी बात बताओ कि इस तरीके से कि क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ या मांग सकता हूँ, और मेरा उद्देश्य ये है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा ना उद्देश्य में आपके, तो पहले लेवल पे या तो रिजेक्ट कर देगा या इग्नोर कर देगा। अगर वो इंटरेस्टेड है आपके उद्देश्य में, तो वो एक्सेप्ट करेगा। अब आपने किया क्या, आपने पहली बात बोलकर, फिर अपना उद्देश्य देकर, उसके उसके पाले में बॉल डालिए बेसिकली, कि ना बॉल इज इन योर कोर्ट, वेदर यू एक्सेप्ट, यू रिजेक्ट और यू इग्नोर। इससे आपका टाइम भी बचेगा। अगर वो रिजेक्ट कर रहा है पहले लेवल पे, तो चलो ठीक है कि ये इस व्यक्ति से बात करने का फायदा नहीं है, इस टॉपिक पे किसी और से बात करता हूँ। तो ऐसे आपके अनुभव भी बढ़ते जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, एरर कहाँ होता है इसको यूज करते हुए, हम लोग अपनी चीज बोल देते हैं, कर देते हैं, फिर उसके बाद सामने वाले से पूछते हैं कैसा लगा। वो अगला इंसान ये सोच रहा होता है कैसा क्या लगा, अब तो कर दिया तुमने, अब क्या लगा मेरे को, अब इसमें क्या बोलूँ। तो वहां पे हमें पता नहीं चलता है कि एक्चुअली में फ्री विल का कैसे होता है। आपने नोटिस भी किया होगा हमारी जिंदगी में जितनी भी चीजें चल रही होती हैं, मैक्सिमम चीजें जब से आपने फ्री विल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, आपको पता चला होगा पल पल आपकी आजादी का उल्लंघन हो रहा है। हर मोमेंट पे, हर मोमेंट पे इस प्लेनेट पे सबकी आजादी का उल्लंघन हो रहा है, किसी को नहीं बताएगी। और वो तब तक नहीं पता चल सकता आपको जब तक आप खुद प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे। ये फ्री विल के बारे में बता रहा हूँ, और फ्री विल टॉप मोस्ट है। फ्री विल आप पूरी बुक के अंदर देखेंगे ना, रा ने एक ही चीज के ऊपर फोकस किया है कि फ्री विल, फ्री विल, हम तुम्हें ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि ये तुम्हारी आजादी का उल्लंघन है। किसी और की बात तुम्हें नहीं बता सकते क्योंकि ये उसकी आजादी का उल्लंघन है। जैसे हमारी आदत होती है ना गॉसिप करने की, कि किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, उसकी आजादी का उल्लंघन है। आपको बात करनी है किसी से, डायरेक्टली बात कर लो, उस बात को वहीं खत्म करो। तो ट्रिकी है फ्री विल के बारे में, केवल फ्री विल के बारे में बता रहा हूँ। अब सेशन देखिए, मैं आपको इसको बताने का सबसे बढ़िया तरीका, ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है ना, ये हम लोग ट्रिप पे गए थे, तो इसमें हमने पीछे ना अपनी कमर पे सारी लॉज लिख, 7 पिलर्स हैं इस लॉ के। अगर आपको चाहिए तो भरत जी दे देंगे आपको, या वैशाली जी दे देंगी। उन लॉज को ना पिलर्स की फॉर्म में एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर के अंदर देखना आप, आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि ऊपर सबसे है टॉप पे वन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ वन, दैट एवरीथिंग इज वन। अभी आप जब इसको लॉ वन को और पढ़ते हुए जाओगे ना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि सब कुछ वन क्यों है। मैंने एक्सप्लेन किया, नहीं समझ में आता फिर दोबारा पूछो। व्हाइट बोर्ड लेके खड़ा होके यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन मैं वननेस बताऊंगा कि क्रिएटर ने कैसे डिजाइन किया है, क्या किया है, क्रिएटर का डिजाइन क्या है। तो सबसे ऊपर हो गया वन, वन के बाद आई फ्री विल। ठीक है, कि उस वन जो क्रिएटर है ना, उसके पास भी सबसे पहली चीज क्या थी, फ्री विल। फ्री विल के बाद उनके उन्होंने इस्तेमाल की लव, लाइट, लाइट लव, उसका इस्तेमाल करके फिर पूरे ब्रह्मांड में रचना शुरू की। फिर उसके बाद आई क्या कहते हैं, लॉ ऑफ स्क्वायर, कि उससे कर्म, एक्शंस कैसे जनरेट होंगे। ठीक है, उसको लॉ ऑफ कर्मा भी बोल सकते हो। लॉ ऑफ कर्मा हालांकि अलग चीज है, किसी भी व्यक्ति से प्रेम से ना पेश आना या उससे प्रेम से बात ना करना, ये कर्म को जनरेट करता है, और ये एरर होता है, ये एरर काउंट होता है यूनिवर्स में। ठीक है, तो इसके अंदर भी लॉ ऑफ स्क्वायर्स वाला, जब आप उस चैप्टर पे पहुंचोगे आपको लॉ ऑफ स्क्वायर्स भी समझ में आएगी कि लॉ ऑफ स्क्वायर्स एक्चुअली में लगती कैसे है। फिर इसके बाद आएगी आपकी मैंने कितनी बता दी, 1 2 3 4 5 6 7, एक और मिस कर रहा हूँ मैं, तो 1 मिनट, टी शर्ट पे एक और मिस कर रहा हूँ, कौन सी मिस कर रहा हूँ। इसके बाद आती है लव लाइट वाली, उसके बाद लॉ ऑफ स्क्वायर आती है, लॉ ऑफ स्क्वायर के बाद आती है आपकी एक सेकेंड,
एक मिनट वैशाली जी, जरा बताना कि किस तरीके से ऑर्डर मेरी टी शर्ट पे लिखा है लेकिन पीछे लिखा है। एक सेकंड में घूम जाता हूँ, आई आप लोग थिंक जरा इट्स मेरी टी शर्ट में पढ़ के मेरे को यस, बताइए। रॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना शायद। लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। इसके यस। बाद है लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब आपको क्रिएटर की लव लाइट और ये सारी उसकी वननेस समझ में आ गई है, आपको लॉ ऑफ कार्मा भी समझ में आ गया है, यानी कार्मा भी तभी जनरेट होगा, उसके अंदर भी आपका फ्री विल चलेगा, एक्शन किस तरीके से चलना चाहिए। फिर ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप इस क्रिएटर के काम को, मतलब दूसरों को सीखना और सिखाना, इस काम को करना चाहते हो या नहीं चाहते। नहीं चाहते हो तो पीछे हट जाओ पहले लेवल पे, क्योंकि ये कर्तव्य और सम्मान की बात है। फिर इसको यूनिवर्स में कर्तव्य और सम्मान बोला जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई छोटी मोटी नहीं होती, आपको झटके भी पड़ेंगे, बहुत लोगों से सुनने के लिए भी मिलेगी, लोग आपको कई कई तरीके की चीजें बोलेंगे, लोग आपको जज करेंगे, क्योंकि उनकी आदत क्या है, इस प्लेनेट पे सभी की आदत ऐसी है कि जजमेंटल हो जाते हैं हम, ना चाह कर भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा लेफ्ट ब्रेन का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं, बुद्धि का, जिसे मैं बोलता हूँ बुद्धि का इस्तेमाल कर। उसी बात को आप क्रिएटिवली भी सोच सकते हो, लेकिन आप हम लोग नहीं सोचते उस दिशा के अंदर। और मैंने सेशंस के अंदर भी बताया कि 3 लेवल्स होते हैं किसी भी इंसान के सोचने के। सबसे नीचे का लेवल जो होता है ना, वो लोगों के बारे में और इधर उधर के बारे में बात करेगा, घटनाओं के बारे में, अजी वहां पर ये घट गया, ये हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, फलाने की बिल्ली भाग गई, उसका कुत्ता भाग गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे वो मामा के चाचे की लड़की नहीं है, वो तो भाग गई किसी के साथ। अब वो भाग गई नहीं भाग गई, उसकी इच्छा है, वो भाग गई थी, आप तो उसके अंदर कुछ कर नहीं सकते। तो दैट इज टॉकिंग अबाउट अ थर्ड पर्सन। सबसे नीचे लेवल की थिंकिंग होती है। फिर इसके बाद इसके ऊपर के लेवल की थिंकिंग होती है, जहां पर आप मेजर इवेंट्स इस प्लैनेट के ऊपर जो चल रहे हैं, या मेजर चीजें जो हो रही हैं उनके बारे में आप बात कर रहे हो। हालांकि ये भी कंप्लीट टाइम, मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है, बिकॉज आपने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। तो आपका फोकस अपने काम के ऊपर होना चाहिए, ना कि ये कि कहाँ क्या घट रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। फिर इस टॉप पे आती है आइडियाज, जो जीनियस लेवल हो जाता है, आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज। ये इसमें क्या होता है कि आपने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो आप उस कार्य को कितना और अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो ना, उस दिशा के अंदर कंटिन्यूअसली सोचते रहना। जब आप उस दिशा के अंदर सोचते रहोगे ना, तो आप अपना काम बहुत बेहतर तरीके से कर पाओगे, और अच्छे तरीके से, और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होनी ही चाहिए। अगर आपका एक प्रोसेस काम नहीं आ रहा है, लीव इट, दूसरा प्रोसेस उसके ऊपर काम करो, देखो क्या वर्क कर रहा है। जो चीज वर्क करती जाएगी ना, उसका उसका जो जो चीजें काम की हैं, काम कर रही हैं, उन उन चीजों को रखो, बाकी जंक डेटा है उसे हटाओ। ये अगर आप इंटरनेट की फील्ड में अगर आप हैं, या आप आईटी की फील्ड में, वहां पर भी हमारे यहाँ पर इसी तरीके से काम होता है कि जो जंक डेटा है उसे साइड करो, जो काम का डेटा है उसे इधर रखो, उसके ऊपर काम करो, क्योंकि वो ही है जो वैल्यू जनरेट करेगा। तो ये हो गया लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आ गया लॉ ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ये होती है कि चलो ठीक है, आपको हो सकता है कि पूरी दुनिया की जानकारी भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, पर आप अपनी धारणाओं में और मान्यताओं में फंसे हुए हो। रा ने लिविंग द लॉ ऑफ वन में बताया है, कन्फेडरेशन ने, क्या है कि तुम्हें ना फ्री विल का इस्तेमाल करने के लिए ना, इस प्लेनेट के ऊपर जितनी चीजें तुम्हें आती है ना बचपन से, सारी ही छोड़नी पड़ेंगी, सारी चीजें भुलानी पड़ेंगी, तब जाके तुम ढंग से फ्री विल का इस्तेमाल कर पाओगे, वरना तुम फ्री विल का इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे ही तुम इस्तेमाल करोगे, तुम्हारी धारणा आ जाएगी बीच में, जैसे ही इस्तेमाल करोगे फिर तुम्हारी कोई परसेप्शन बीच में आ जाएगी। ऐसे करते 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 तुम्हारी परसेप्शन ही माया जाल को क्रिएट कर रही है तुम्हारे अराउंड। तो इग्नोरेंट व्यक्ति वो होता है जो जाने जानकर भी कह सकते हो, अनजाने में भी कह सकते हो कि उसे ज्ञान नहीं है कि क्रिएटर ने डिजाइन कैसे किया है और पूरा यूनिवर्स फंक्शन कैसे करता है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो उसको लॉ ऑफ वन भी पकड़ा दो, उसे रचयिता भी समझा दो, उसे दुनिया का सारा ज्ञान दे दो, सब कुछ दे दोगे ना, तब भी वो विभाजन में ही घुसेगा। वो विभाजित सोच से ही सोचेगा, क्योंकि इग्नोरेंस के कारण उसकी धारणाएं बीच में अटक रही हैं, उसके परसेप्शंस बीच में अटक रहे हैं, इसलिए वो विभाजन में जाएगा ही जाएगा। तो ये जो 7 पिलर्स है ना, अगर आपने इनको समझ लिया, तो आपको पूरा यूनिवर्स की फंक्शनैलिटी आ जाएगी। आप जब सामने वाले को ऑब्जर्व करोगे, खुद के एक्शंस को ऑब्जर्व करोगे, दोनों चीजें करनी है। रानी का हर चीज का उल्टा सीधा उल्टा दोनों ही सोचते जाओ। जब आप दोनों सोचने लगोगे ना, दिमाग बैलेंस में आ जाएगा। आपका झुकाव बनना शुरू होगा कि मेरा झुकाव कैसा बन रहा है, सच में दूसरों की सेवा का बन रहा है, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने ली है, क्योंकि मैं आप लोगों को अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली,
ठीक है, ना किसी ने बोला कि ये कर ये ना कर, या कोई मेरे को बताने वाला तो था नहीं। खुद ही उठा गिनी मैम के पास गया, जाके उनसे बात की। मैंने तो उनको एक को देना था, राह ने बोला था एक की सेवा कर देना, सबकी करनी होती है। उन्होंने अपने चैनल पे इसे कर दिया लॉन्च। तो हुआ क्या कि ये करते करते रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने ले ली, अब उसके बाद लोगों के धड़ाधड़ सवाल, धड़ाधड़। मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, सवालों के जवाब भी दे रहा हूँ, ऑफिस का काम कर रहा हूँ, सवालों के भी जवाब दे रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा मैं असंतुलित हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी का एक संतुलन बना हुआ था, उसके बाद उसके अंदर धीरे 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 असंतुलन। फिर मैंने उसको दोबारा बैलेंस करना शुरू किया कि इतने टाइम से इतने टाइम तक, जैसे बीच में टाइम मिलेगा मैं इनके जवाब दूंगा, जवाब देके फिर दोबारा अपने काम में लग जाऊंगा, या अपनी खाना खा लूंगा, या कुछ कर लूंगा। तो मेरे को अपना संतुलन बनाना पड़ा उसमें। और धीरे धीरे बीच में ऐसा भी हुआ मेरे साथ, मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, ये हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना भी हो, कि आप इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद लेने के बावजूद इरिटेट होना शुरू कर दो। आप इरिटेट होना शुरू कर दो कि क्या ले लिया यार ये मैंने सर पे यार। हो सकता है आपके साथ, लेकिन उसी वक्त आपको फिर जब ऐसा लगे, फिर दोबारा मेडिटेशन करना शुरू करो। कि जब मैंने जानबूझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैंने जानबूझ के चाहा कि मैं लॉ ऑफ वन भी दूसरों को दूं, क्रिएटर को समझाऊं, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग जो क्रिएटर की है वो ही मैं दूसरों को बता सकता हूँ, यही बेस्ट कर सकता हूँ मैं। तो जो चीज मेरी बेस्ट है वो देने में ही मुझे प्रॉब्लम हो रही है अब लोगों को। इसका मतलब एरर मेरे साथ हो रहे हैं, हो सकता है मेरे ऊपर साइकिक अटैक्स हो रहे हो। तो इस वजह से अपने ऊपर कंटिन्यूअस चेक रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरों पे नहीं, खुद के ऊपर चेक रखना कि मेरे साथ क्या क्या घटनाएं हो रही है, मैं क्या क्या एक्शन ले रहा हूँ, इससे लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट जा रहा है। और कई लोग आपको कहेंगे नहीं आपको ऐसा होना चाहिए, आपको वैसा होना चाहिए, लोग कुछ भी बोलें, आपको कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, ये जब आप अपना संतुलन बनाना शुरू करोगे ना, ये आपकी खुद की सीख है। तो आपको खुद को ही सीखना पड़ेगा। सीखना क्या पड़ेगा, धीरे 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 एक्शंस जब आप लेने शुरू करोगे सीख जाओ। तो ये जो लॉज है ना, इनको अगर आप समझोगे और बाहर भी जब आप देखोगे, जैसे राह ने बताया कि किसी सामने वाले को आप गुस्से में देख रहे हो, इसमें देख रहे हो, उसमें देख रहे हो, इमीडिएटली आपके दिमाग के अंदर आना चाहिए कि इस वक्त ये कौन से रूट, कौन से चक्रा के अंदर फंसा हुआ है, एंगर वगैरह कहाँ पर आ रहे हैं, रूट में फंस के बात कर रहा है इस वक्त। तो इससे अगर मैंने लव और इन सब चीजों के बारे में बात की इस वक्त, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वो रूट में है तो मुझे उससे रूट के लेवल पे बात करनी पड़ेगी। वो सेकंड चक्रा में है इस वक्त, तो मुझे उससे सेकंड चक्रा लेवल की बात करनी पड़ेगी। वो थर्ड चक्रा में है, मतलब आपका येलो चक्रा में है, तो मैंने लिखे हुए हैं तो मैं यहाँ से पढ़ पढ़ के बताता रहता हूँ। सेशंस में भी मैं यहीं से पढ़ पढ़ के बोल रहा था, मेरा व्हाइट बोर्ड है। तो अगर सोलर प्लेक्सिस में है, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, मुझे उसके अकॉर्डिंगली उससे बात करना पड़ेगा। और धीरे धीरे जैसे व्हाइट बोर्ड है ना मेरा, मैंने बना रखा है, ये दिमाग में छप जाएगा। आप सामने वाले के मुंह से वर्ड निकलेगा और आप जानते हो कि ये इस वक्त कौन से चक्रा के अंदर से बात कर रहा है। तो इस तरीके से जब आप अप्लाई करना शुरू करोगे ना, टफ है, मानता हूँ, और मैंने बहुत लंबा भाषण भी दे दिया है, ये भी मानता हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये ही चीजें आपको अप्लाई करते करते ही आएंगी समझ में। अदरवाइज देर इज नो अदर वे। इसको प्रैक्टिस किए बिना तो नहीं हो सकता, देर इज नो अदर वे। और ये धीरे धीरे होता है, एकदम छलांग में लगाओगे तो नदी में गिर जाओगे, दो नाव में पैर रखोगे तो भी नदी में गिर जाओगे, तीन में रखोगे तो अजय देवगन बन जाओगे, तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आई एम सो सॉरी, मैंने इतने छोटे से सवाल का इतना लंबा टाइम दे दिया। नेक्स्ट जवाब मैं नहीं दूंगा, प्लीज भरत जी, वैशाली जी या सोनिया जी दे तो बेटर रहेगा। मैं बहाव में बह गया, देखा खुद पता चल गया कि मैं बहाव में बहा। मुझे क्रिस्प रखना चाहिए था अपने जवाब। सर आप बोलते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, हम इरिटेट नहीं होंगे बिल्कुल। अरे सर वो प्रवचन में कन्वर्ट हो हाँ, जाएगा, प्रवचन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ही नहीं करना है, ये ही नहीं करना है। अगर आप ना हमेशा याद रखना सर, मैं धीरे धीरे अब ये सीख रहा हूँ, ये चीज अब समझ में आ रही है मुझे, इतने मतलब 1 डेढ़ साल बाद मुझे समझ में आ रही है दैट आई हैव टू बी वेरी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर अबाउट माई टॉक्स, अबाउट माई वर्ड्स एंड अबाउट व्हाट आई वांट टू कन्वे। अगर मैंने ज्यादा लंबे लंबे प्रवचन दिए ना, सामने वाले बोर हो जाएगा। उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी जो चीज़ है, उसका रूट कॉज क्या है, उसका रूट कॉज बता दो उसको, ये बता दो कि तरीके तो बताओ ही मत, उसे करना क्या है। उसे बता दो कि लॉ ऑफ वन के अंदर तो रानी ये का है, आप ट्राई कर सकते हो, बस यही है सर तरीका। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे। अपना ज्ञान अपनी, हाँ, हाँ, मतलब आई एम सो सॉरी, मैं कह रहा था कि अपना ज्ञान अगर डाला ना उसके अंदर, एरर ही होंगे, होंगे मेरे से होते हैं। और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ अपने एरर, फिर बाद में बैठ के सोचता हूँ और उन्हें रिजॉल्व भी करता
यस एक सर। छोटा सा क्वेश्चन मेरा है, आपने कभी कोई बुक लिखी है, बुक लिखने की कोशिश करी है, या आ चुकी है आपकी कोई बुक? नहीं सर, नहीं, मेरी आई एम नॉट गुड एट राइटिंग है। हालांकि मेरे को बीच में एक जब मैं मेडिटेट कर रहा था तो आई डोंट नो समथिंग हैपेंड टू मी। अब ये वही वाली बात है, मेरा पर्सनल अनुभव है, मुझे शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आपने पूछ ही लिया है। चलो मैं आपको क्रिस्प जवाब देता हूँ, नहीं सर, मैंने अभी कोई बुक वगैरह नहीं लिखी है और ना ही लिखने का कोई इरादा है। अभी तक तो नहीं है, बाकी का पता है। हाँ नितेश जी, आप पूछ सकते हैं। आत्मनिर्भरता और अभिनंदन सभी राह टीम को। मेरा सर क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन 38 चैप्टर से क्या मैं ले सकता हूँ? श्योर। जी जी सर, उसमें मैं अभी नोट्स बना रहा था तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गई कि जो अपने जानवर रहते हैं, पहली घनत्वता तो हो गई अपने पेड़ पौधे, सेकंड हो गए अपने जानवर, थर्ड हो गए अपन, है ना? यही चलता है। तो क्या ऐसे पहली पॉसिबल है घनत्व कि आकाश, हवा, पानी और अग्नि, ये है पहली घनत्वता। दूसरी घनत्वता में पेड़ पौधे, जानवर, इनके अंदर भी, क्योंकि हर डेंसिटी के अंदर सब सब डेंसिटीज होती हैं, उसी हिसाब से इनका भी लेवल बढ़ता जाता है। जो पालतू हो जाते हैं वो हायर ऑक्टेव पे आ जाते हैं। उसके बाद थर्ड डेंसिटी में दिमाग का, मतलब इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, जो आगे बढ़ते जाएंगे क्रिएटर की दिशा में, लव को अंडरस्टैंड करते हुए आगे निकलेंगे, वो हायर ऑक्टेव पे निकलते जाएंगे। ये इस तरीके से फंक्शन करता है। लेकिन सारा खेल है कॉन्शियसनेस का, अवेयरनेस का। जिसकी अवेयरनेस ज्यादा होती जाएगी वो इस सब डेंसिटी के अंदर ऊपर 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 निकलता जाएगा। इट हैज नथिंग टू डू विद योर एक्शंस, क्योंकि अब जब आपकी अवेयरनेस और वो सारी चीजें बढ़ेगी ना, आपका एक्शन भी चेंज होगा, दोनों चीजें होंगी। तो सर ये मेरा कहना ये था कि ये जो थर्ड घनत्व या फिर डायमंड्स जो भी होते हैं, तो उसमें भी कई सारे स्तर होते हैं क्या? एक ही कुछ है क्या उसमें? स्तर हुए ना, स्तर हुए ना, सोचने का स्तर। अगर आप एक रिक्शे वाले के सामने, या एक ऐसे वाली बात करूं मैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो बेचारा रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है अपनी, ठीक है, रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, आप उसको जाके लॉ वन जरा दे के देखना। वो यही लॉ वन उठा के आपके हाथ में रखेगा और कहेगा भाई साहब, अगर मेरे लिए पैसे से रिलेटेड कोई बात है तो वो करो, मेरे घर को पालने के लिए, जो बीवी बच्चों के लिए करने के लिए जो है, तो मेरे से बात करो, अपना ये टाम टोपरा उठाओ और यहाँ से प्लीज चलते बनो। वो यही कहेगा, वो यही कहेगा, क्योंकि उसकी अवेयरनेस अभी वहां पर है। अभी वो अपनी उन चीजों को करने के अंदर फंसा हुआ है, वो नहीं कर सकता वो। लेकिन उससे ऊपर 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 और उसी तरीके का आप देखोगे, वो उसे उसी तरीके के लोगों के बीच में उठना बैठना पसंद है, वो उसी तरीके के लोगों के बीच में बातें करना पसंद करेगा। उसका भी अपना एक समूह है, चाहे दोस्त हो, एक हो, दो हो, चार हो, उसी तरीके से रहना पसंद करेगा वो। तो इसी तरीके से इनमें भी अपने अपने ग्रुप्स बनते चले जाते हैं सबके। और जहां जहां थॉट कोइंसाइड करता जाएगा, वहां वहां पे आप देखोगे कि नीचे से ऊपर 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 सब डेंसिटीज में भी लोग चलते जाते हैं। सर उसमें एक क्वेश्चन था कि जो सीरियस ग्रह के लोग थे, जो वो अपनी मतलब पेड़ों से जानवर बने हैं ना, तो वो उसमें ऐसा मतलब कहा गया है, आपने ही कहा था कि उसमें वो थर्ड उसमें चले गए थे, वो कुत्ते के रूप में आ गए थे। तो बस थोड़ा सा यही कंफ्यूजन हो गई थी कि वो जो जानवर बने वो थर्ड उसमें आ गए, क्योंकि थर्ड में तो अपन हम्म। है। थोड़ा ये ओ, कंफ्यूजन हो हम गई थी तो बस। हम तो सॉरी, वो सेकंड के, हाँ सर, थैंक यू मेरे को बताने के लिए। देखा, ऐसा होता है, फ्लो में वो निकल गया वो सेशन। अब लेकिन थर्ड में ये भी तो हो सकता है ना सर कि वो मतलब पालतू जानवर बना, लेकिन कोई और किसी का इंटरफेरेंस हुआ हो, फोर्थ डेंसिटी का, उन्होंने उसको प्रेम की वो भावना दी हो और उससे उसका इवोल्यूशन हो गया हो। कई तभी मैं चीजें कह रहा हूँ लॉ वन को ऐसे मत, ये मत सोच के चलो कि मैंने जैसे बताया। इसमें अनंत दिशाओं में सोचना शुरू करोगे ना, तब आपको पता चलेगा। इसमें एक चीज भी है निकेश भाई, कि जी बहुत सारे प्लेनेट पर थर्ड डेंसिटी बीइंग जो है ना, वो हमसे भी ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा एडवांस। हालांकि वो है थर्ड डेंसिटी बीइंग, लेकिन हमसे भी ज्यादा एडवांस है। तो जो सीरियस गैलेक्सी की आप बात कर रहे हैं, जिस चैप्टर की आप,
तो उसमें वो थर्ड डेंसिटी बीइंग ही थे, लेकिन वो अपने से ज्यादा एडवांस थे जो इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल भी कर सकते थे। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजियां थी जो इंटरप्लेनेटरी यानी कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट दूसरी गैलेक्सी तक जा सकते हैं। हालांकि वो थर्ड डेंसिटी बीइंग है, ऐसा उस चैप्टर में है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। ठीक है सर, ठीक। वो चार्ली हिक्सन वाला जो है ना ये भाई, ये शायद वो बता रहे हैं। हाँ सर, हाँ ठीक ठीक, 40। हाँ यही सर। अच्छा, आपने चार्ली हिक्सन वाले की बात की ना, मैं चार्ली वो जो हिक्सन वाले का वो जो बताता हूँ। चार्ली हिक्सन में जो भी एनकाउंटर हुआ था ना यहाँ के पृथ्वी के वो दो एंटिटीज का, वो थर्ड डेंसिटी हायर थर्ड डेंसिटी बीइंग थे, सीरियस गैलेक्सी के कोई तो भी एक आध प्लेनेट से आए थे। और उसके बारे में उस सेशन में कहा गया रहा है कि वो यहाँ पर, जब डॉन ने पूछा कि वो क्यों आए थे यहाँ पर, तो रा ने कहा कि वो यहाँ पर युद्ध को समझने आए कि युद्ध होता क्या है। हम तो प्रेम प्यार से आगे बढ़ रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन ये युद्ध क्या होता है इसके बारे में कंफ्यूजन था। तो वो वो यहाँ थर्ड सीखने को डेंसिटी आए से कि आए थे, युद्ध है ना? क्या है। तो वो हायर थर्ड डेंसिटी बीइंग थे सीरियस जो गैलेक्सी। जो उस गैलेक्सी से हमारे प्लेनेट तक आ चुके थे, इतने एडवांस, मतलब हालांकि थे वो थर्ड में ही। और वो पता है क्यों नहीं जानते थे? उसका भी कारण बताता हूँ मैं आपको। जब आप मेडिटेट कर करके उस लेवल पे पहुंच जाते हो, आपने सिद्धियां प्राप्त कर ली, आप उन सिद्धियों का इस्तेमाल करके अपने विमान बना रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो। आप जमीन से हवा में उड़ना जानते हो, आप हवा में गायब होना जानते हो, आप उसमें से निकल के दीवारें क्रॉस कर करके जाना मतलब जानते हो। हालांकि वहां पर तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं होता होगा। आई एम 100% श्योर वो इसी हवा में से, श्योर क्या, मुझे पता है कि ये इनको हार्मोनिक्स बोलते हैं। हार्मोनिक्स रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके इसी हवा में से अपने लिए चीजें बना लेना और इसी हवा के अंदर घोल देना, ताकि किसी ऊर्जा का वो भी नहीं हो, मतलब लॉस भी ना हो। आपने यूज किया, इसी हवा के अंदर दे दिया, वो लॉस नहीं है कोई। आपने बस यूज किया उसको और वापस इसी के अंदर ही छोड़ दिया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो हवा में उड़ रहे थे। चार्ली हिक्सन वाले केस में जब उसने कहा था, अरे भाई वो तो हवा में उड़ रहे थे, भाई उड़ेंगे ही वो, सिद्धियां प्राप्त करके बैठे हैं। उनको प्रेम ही पता चला, उन्हें पता ही नहीं चला कि युद्ध नाम की कोई चीज होती है। तब उनको जब ये पता चला कि नहीं, मेडिटेशन में हमें उल्टा भी सोचना है, जरा जाके देखिए युद्ध कहाँ से, मतलब क्या है, क्या चीज है युद्ध। और चार्ली हिक्सन भी एक वॉन्डर ही था। उन्होंने बताया था कि वॉन्डर था या नहीं था, लेकिन चार्ली हिक्सन का उन्होंने प्रीवियस लाइफ देख ली थी, तो बताया उसको कि भाई तू तो यहाँ पर दूसरों की मदद करने के लिए आया हुआ है, तूने यहाँ पे गोलियां चलानी शुरू कर दी है। जबकि वो उसकी आजादी का उल्लंघन था, उसे बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने पूछा नहीं। हालांकि उस किताब के अंदर नहीं लिखा है कहीं पे, हो सकता है पूछा भी हो उसने। तो चार्ली हिक्सन वाले केस में भी इसी तरीके से हुआ कि भाई वो आए, आने के बाद इस तरीके से चीजें हो गई उन लोगों के साथ। तो वो सोच लो, मतलब उन्हें युद्ध ही नहीं पता है। अगर आप एक बार को इमेजिन करके देखो, एक ऐसी सिविलाइजेशन जिन्हें युद्ध पता ही ना हो कि होता क्या है, क्योंकि बचपन से ही उसे मेडिटेशन, अपने आसपास का माहौल मेडिटेशन, सारी प्रेम प्यार से चल रहे हैं मेडिटेशन। किसी चीज के लिए लड़ाई नहीं हो रही है। लड़ाई लड़ाई कहाँ से होगी किसी चीज के लिए? तेरा मेरा तो तब होता है ना जब आप लैंड एक्वायर कर रहे हो, आपके पास चीजों को एक्वायर करने के लिए वो इच्छा हो। वो अपने घर में बच्चा पैदा हो रहा है, वो मेडिटेट करके आगे निकल रहा है, 3-4 साल की उम्र में वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है बच्चा। अपने घर के अंदर देख रहा है कि भाई मेरे माँ बाप तो मेडिटेट करते हैं, यहाँ से यूं निकालते हैं, चीजें बनाते हैं, उसी के अंदर से खाना निकाला मुझे खिला देते हैं। ऐसे ही चलता है उसके लिए, वो एक नॉर्मल जिंदगी। हमारे लिए नहीं है वो नॉर्मल। इसलिए तो राह ने बोला था, ये तो थर्ड डेंसिटी जिसमें तुम रह रहे हो ना, यहाँ पे प्रोग्रेस करना परफेक्ट जगह है प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास दोनों ही चीजें अवेलेबल, उनके पास नहीं है। तो वो अपनी प्रोग्रेस फर्दर करवाने के लिए कि हमें जानना चाहिए, उसकी इमेजरी वगैरह बनाई होगी, वीडियो वगैरह बनाई होगी, ले गए होंगे अपने प्लेनेट के ऊपर, ले जाके सबको दिखाया वो देखो ये भी कुछ चीज होती है। जैसे हम होते हैं ना, किसी की इमेज ले जाते हैं कि भाई देखो ऐसा भी होता है। वहाँ गाँव में क्या कहते हैं, उधर वहाँ पे चूल्हे पे ऐसे रोटी बनती है। हाँ, उनके लिए तो हम चूल्हे पे रोटी बनाने वाले ही हुए ना। हम तो एक पिछड़ी प्रजाति हैं एक तरीके से देखा जाए ब्रह्मांड में, लेकिन हमसे पीछे भी हैं, आ रही होंगे अभी कुछ चल के। यूनिवर्स में कंटिन्यूअस एक प्रोग्रेस चलती रहती है, हर किसी की चल रही है। अब रा ने बोला भी था, सॉरी हम देखा फिर बह रहा हूँ मैं, हम सो सॉरी। ठीक है, इसको यहीं पे कट करते हैं। आई होप आपका आंसर मिल जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्त मैं सर नहीं हूँ, आप मेरे को पीए भाई बोल सकते हो, ये परफेक्ट चलेगा।
या दोस्त बोल सकते हो, दोस्त ये कैसा कैसे होता है, दोस्त वो कैसे होता है। मैं हर किसी से ऐसी बात करता हूँ, दोस्त दोस्त करके। हाँ जी मीना ये जी। मुझे अच्छा लगता है। नमस्कार। हाँ, अभी पहला क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन के ऊपर ही है कि कई कई बार हम कभी कुछ क्वेश्चन दिमाग में रहता है तो ऐसा सोचते हैं कि चलो पूछ लेते हैं, फिर काफी बार सामने से ऐसा सुनने में आता है कि आप मेडिटेशन कर लो, यानी आप खुद अपना सवाल का जवाब खुद ढूंढ लो। इस तरह का भी कभी कभी आता है। अ, तो क्वेश्चन जो पूछते हैं वो कितना इसके तक पूछना चाहिए कि अपने दिमाग में जो आता है वो सारे पूछ लेने चाहिए, कि आपको थोड़ा सा खुद के लिए भी सोच बचा के रखना है या कुछ करना है, क्योंकि काफी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये अगर आगे पीछे का अगर पढ़ती हूँ मैं, मेरी स्पीड इतनी नहीं है क्योंकि मैं आगे का चैप्टर पढ़ रही हूँ, आगे 12 पढ़ रही हूँ, तो फिर बाद में उसमें कुछ आ जाता है तो फिर वापस 8 में जाती हूँ, फिर वहां का वापस रेफरेंस लेके फिर आगे जाती हूँ। इस तरह से हो रहा है, तो काफी चीजें इंटरकनेक्ट करके भी थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस वजह से मैं पूछ रही थी कि इज इट ओके कि जो दिमाग में आ रहा है वो पूछ ले। भरत जी देंगे इसका जवाब। इसमें एक चीज, पहली बात तो ये है कि सवाल तो लॉ ऑफ फन पढ़ते हुए सवाल तो बहुत आएंगे, हाँ लेकिन जी। अगर लेकिन अगर हर सवाल को अगर हम पूछते रहे ना, तो हम्म। सवाल जवाब में ही काफी वक्त निकल जाएगा। क्योंकि आप हम्म। शायद अभिषेक जी को पूछेंगे, वो शायद उनके पास जवाब रहेगा तो देंगे, या फिर वो दूसरे को पूछ लेंगे, तीसरे को पूछ लेंगे। हम्म। लेकिन लॉ ऑफ फन पूरी बुक ऐसी है जो जो हमने, फॉर एग्जाम्पल हमने 10वां सेशन देखा और कुछ सवाल आया और हमने किसी को पूछा नहीं, लेकिन आपको पता है वो 15वें सेशन में उसका जवाब ऑटोमेटिकली मिल गया। हम्म। आप नोट जरूर करते जाइए। ओके। हर सवाल का जवाब आज अभी इसी वक्त मिलना ये तो जरूरी नहीं है। हम्म। हाँ, अगर कुछ ऐसे इमरजेंसी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो आप ग्रुप में लिख सकते हैं, जो अभिषेक जी का आपका आप सबका ग्रुप है उसमें कोई क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसमें भी आंसर मिल जाएगा आपको। लेकिन ज्यादातर ऐसा ही हुआ है लॉ फन बुक में, और जितने भी स्टूडेंट्स हम सब ग्रुप में है सबके साथ ऐसा हुआ है कि आज क्वेश्चन आया और 10 दिन के बाद के सेशन में उसका आंसर मिल गया। हम्म। और दूसरी बात मुझे ये लगती है बहुत सारी कि अगर कोई सवाल का जवाब हम ढूंढ सके ना, अगर हाँ। तो उस जवाब में आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग मिक्स होगी। राइट। आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप वो जवाब ढूंढा है आपने, और उस हिसाब से आप बाद में एक्ट करेंगे। ओके। अगर मैंने वो जवाब दिया ना आपको, तो शायद हम्म। वो, एक बात तो कंफर्म है कि वो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से जवाब दे रहा हूँ ना। राइट। वो जवाब आपके लिए सही है या गलत वो कोई तय नहीं कर सकता। लेकिन राइट। हाँ, जहाँ तक लॉ ऑफ फन और बुक लॉ ऑफ फन मटेरियल की बात है, तो उसके हम्म। रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तो वो तो हाँ जी। डेफिनेटली उसमें ही आंसर है। सारे क्वेश्चन का उसी रॉ मटेरियल में आंसर है। ओके, तो जब तक खत्म हो जाता है तब तक थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इस तरह ये से। भी ये ये भी क्या? जरूरी नहीं है, हालांकि अभी आप पूछ रहे हैं तो वो सवाल ही पूछ रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं ना यहाँ पर। तो हाँ। जो जब सेशन होते हैं वीकली तब पूछ हाँ। हाँ। सकते हैं या फिर ग्रुप में भी डाल सकते हैं। राइट। तो थोड़ा सा यानी ये क्वेश्चन था कि चैप्टर 10 में ही हमने देखा है कि जब भी कोई आत्मा की मृत्यु होती है, यानी उसकी जो जर्नी चालू होती है, तो उसके हायर सेल्फ उसके साथ रहती है, जो उसको गाइड करती है, वो तीखी रोशनी की तरफ लेके जाती है। तो ये जब मेल्डक के लोगों का ये जो पूरा ये हो गया, विनाश हो गया, पूरा ग्रह ही बर्बाद हो गया, तो जो मेल्डक के लोग थे तो वो तो पूरे ऐसे डर की गांठ लग गई करके बात हुई, तो उनके हायर सेल्फ ने उस टाइम पे उनको ये नहीं किया, क्योंकि महासंघ के लोगों ने तो 1,05,000 वर्ष के बाद उनको कांटेक्ट कर पाए वो, क्योंकि वो डरे हुए थे, बट उनके जो हायर सेल्स रहेंगे तो उन्होंने उनको कांटेक्ट नहीं कर पाए होंगे कि कैसे। हायर सेल्फ यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, राइट। और इस केस हाँ, में, अब वो, हाँ जी। यस बोलिए बोलिए।
हाँ, यानी वो जो है वो हमारे हमसे आगे की घनत्वता के रहते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी जो भी हमारा हायर सेल्फ है, तो वो आगे की घनत्वता के रहते हैं। हर घनत्वता में रहता है हमारा एक सेल्फ, हाँ जी। सभी डेंसिटीज में हमारा एक सेल्फ रहता ही रहता है जी जी जी। एट ए टाइम। और आप जो सवाल आपने पूछा ना मेंडेक के लिए, तो उन लोगों के जो हायर सेल्फ थे या फिर उनकी जो आत्मा थी, वो तो खैर डर ही चुकी थी, आत्मा के ऊपर गांठें लग चुकी थी। इतनी हीलिंग प्रोसेस के बावजूद भी वो अभी उस डेंसिटी में वापस नहीं जाना चाहती थी जो थर्ड डेंसिटी में वो थे, राइट। जी और उनका हायर सेल्फ ऐसा रा ने इस मटेरियल में मेल्डिक के लिए नहीं लेकिन किसी और एंटिटी के लिए बताया था कि जब ऐसा होता है, आत्मा के ऊपर जब गांठें लगती है ना, तब वो जी व्यक्ति, उसकी जो आत्मा होती है, उनको वो जो हायर सेल्फ होता है उनका, या फिर आप सबकॉन्शियस माइंड कह लो, वो एक तरह से ब्लॉक हो जाता है और वो खुद ब्लॉक करता है। वो एंटिटी जो होती है ना, वो खुद ब्लॉक करती है अपने सबकॉन्शियस माइंड को या हायर सेल्फ को। हायर ओके। सेल्फ से आने वाली जो आवाज होती है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड से, हम बोलते हैं ना हमारे अंतर्मन से आवाजें निकलती है और हम मन की ही सुनते हैं, ऐसा जब जी हम बोलते हैं। तो ऐसी जो एंटिटी होती है जिसके आत्मा के ऊपर गांठें लग चुकी है, वो डर चुकी है, तो वो अपने हायर सेल्फ की तो सुनेगा ही नहीं। और हायर सेल्फ भी इस स्टेट में तो कंफ्यूज ही हो रहा है। हायर सेल्फ को पता है कि इसकी जर्नी कहाँ पर, जर्नी कहाँ जा रही है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है, वो हायर सेल्फ को पता है। लेकिन जब हम हमारी फ्री विल को यूज करते हैं और फ्री विल यूज करने के बाद जो रास्ता चुनते हैं, तो हायर सेल्फ तो खुद कंफ्यूज हो रहा है कि यार इसकी जर्नी ये है और ये रास्ता अलग चुन रहा है। ओके। राह ने इस किसी एक एंटिटी के बारे में, मतलब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो एंटिटी हाई बंडर थे या फिर शायद पॉजिटिव डेंसिटी से यहाँ पर पृथ्वी पर इनकारनेशन हुआ, मतलब जन्म पर। और फिर वो चले गए थे सर्विस टू सेल्फ पाथ पे। और सर्विस टू सेल्फ पाथ पे जाते वक्त भी उसके हायर सेल्फ को तो तकलीफ हो ही रही थी, लेकिन वो जो एंटिटी थी वो उनके हायर सेल्फ की सुन ही नहीं रहा था, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की नहीं सुन रहा था। बराबर। इसका मतलब वो कंफ्यूजन स्टेट में थी, हायर उनका जो हायर सेल्फ था वो कंफ्यूजन स्टेट में था। तो यहाँ पे भी फ्री विल का इस्तेमाल होता है, यानी हायर सेल्फ तभी हेल्प करता है जब हम चूज करते हैं। अगर एक तरह से हम इसको रखना चाहे तो ऐसे रख सकते हैं। यस, ये भी कह सकते हैं, बिकॉज जैसे हम सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहते हैं, राइट। राइट तो सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही कि हम हमारे हायर सेल्फ के साथ ये सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं। राइट। तो अगर हम कोई इवेंट हम जी रहे हैं या फिर कोई एक्शन हम अगर चूज कर रहे हैं, जी तो उस एक्शंस को करना अगर हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में है तो हायर सेल्फ रोकेगा नहीं ना हमें। बराबर। अगर किसी एक्शंस को करना हमारे soul नहीं है, फिर हायर सेल्फ रोकने की शायद कोशिश भी करेगा सबकॉन्शियस माइंड अपना, राइट। लेकिन उसकी आवाज हम सुन नहीं पाते हैं। ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। ओके। और एक और प्रश्न था ये ऑक्टेन के बारे में, कि ये जो जब ये चैप्टर पढ़ा उसमें ऑक्टेन के बारे में बात हो रही है, तो ऑक्टेव, ये जी। किस चीज के बारे में बोल रहे हैं? ऑक्टेन ऑक्टेन। ऑक्टीन? ऑक्टेन। ऑक्टेव, ऑक्टेव बोल रही है ऑक्टेव वो, होगा। सी हाँ, टी ए पी, ऑक्टेव। ऑक्टेव होगा। ऑक्टेव। हाँ। दैट्स यस व्हाट। यस, प्लीज बताइए। हाँ, तो ये जो है वो ये टर्म कहाँ से आया है, यानी वहां पे ऐसा एक्सप्लेनेशन में था कि जैसे संगीत के साथ स्वर है तो उसमें सारे ग म प ध नि सा, यानी 8 होते हैं। तो उस हिसाब से यानी ये टर्म जो 8 के बारे में है वो 8 ही क्यों है, 5 नहीं है या 9 नहीं है, वो टर्म जो आई वो उसका एक्सप्लेनेशन समझा कि 8, बट 8 ही क्यों है, वो थोड़ा सा मैम इसका जवाब भरत भाई आप दोगे मैं दूं? नहीं नहीं, मुझे तो खाली इतना मालूम है कि खाली 8 डेंसिटी तो है, लेकिन उसमें भी अलग अलग डेंसिटी में 7 डेंसिटी और है, सब डेंसिटी। और मैम शायद इनका एक्चुअली क्वेश्चन आपको ना और है। आगे जाके, हाँ, आपको ना अभी आगे जाके इन सेशंस के अंदर और पता चलेगा, ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, ये क्रिएटर ने इन तरंगों का इस्तेमाल करके इसमें म्यूजिक बजा के फिर क्रिएट किया है।
अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को और गहराई में समझना है तो एक बुक है बहुत अच्छी, द वर्ल्ड इज अ साउंड। ये नादा ब्रह्मा करके है, उनकी बुक है ये। अगर आपका मन हो कभी पढ़ने का ये बुक तो आप पढ़ सकते हो, द वर्ल्ड इज अ साउंड। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ, अगर आपको जानना है ना कि क्या सच में वाकई में पूरी दुनिया म्यूजिक है, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। बस इतना टाइप करना, प्लांट म्यूजिक। आप जैसे टाइप करोगे ना, तो कुछ लोगों ने ना कुछ डिवाइसेस बना रखे हैं। वो प्लांट का, मान लो कोई पत्ता है, कोई फूल है, कोई पेड़ है, उसके ऊपर लगाते हैं ना जब उस डिवाइस को, तो उसका म्यूजिक उसके अंदर चलने लग जाता है। कई लोगों ने अपने घर के अंदर ये जानने के लिए कि भाई मेरे घर के अंदर की वाइब्रेशंस कैसी हैं, किस चीज से कैसी वाइब्रेशन जनरेट हो रही है, तो म्यूजिक तो कान को जो अच्छा लगेगा वही तो अच्छी एक वाइब्रेशन जनरेट करेगा ना। तो लोगों ने वो डिवाइसेस खरीद खरीद के रखे हुए हैं, और अपने घर में जो पेड़ पौधे, दीवार पे, घर के कोने में कहीं पर, ऐसे उसे चला चला के देखा है। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने वो चीजें रिमूव करनी शुरू की ना अपने घर से, जिनके अंदर साउंड बड़ा स्कैटर्ड आ रहा है, तो उनके घर की उन्होंने नोटिस किया, उनके घर के अंदर घुसते ही उन्हें बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन और ये सारी चीजें आ रही। क्योंकि आप अब एक चीज और नोटिस करना कि घर के अंदर जितना ज्यादा सामान होगा ना, उतना ज्यादा इरिटेटिंग रहेगा माहौल। जितना कम सामान रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। जितने कम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। जितना नेचुरल चीजें रहेंगी ना घर के अंदर उतनी बढ़िया रहेंगी। घर का माहौल वैसा रहता है। और वैसे इसके प्राइमरी जो रीजन है आपको पता चलेगा कि हाँ, इसके पीछे का प्राइमरी रीजन ये है क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग थ्योरी है। तो इसकी वजह से पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है ना वो म्यूजिक से बना हुआ है। वैसे रा ने और म्यूजिक इसमें, का सात सात चीज होती है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। साथ सुनते हैं। रा ने वैसे इसमें कहा ही है कि म्यूजिक से जो बना है उसमें दो वर्ड्स थे, एक संस्कृत में था और एक हिब्रू में था। ये डॉफन में रा ने ही कहा है। और काउंसिल ने भी अपने एक मटेरियल में ये कंफर्म किया है कि वो जो म्यूजिक से जो निर्मित हुआ ना ये पूरा ब्रह्मांड, वो जो साउंड्स था वो ओम था। ये काउंसिल ने प्लेनेट ऑफ चॉइस में कंफर्म किया है, वो ओम था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखा है, पिरामिड के स्टोन्स भी म्यूजिक से उठाए गए थे। हाँ, रा ने शायद यही कहा है कि नहीं, म्यूजिक का रा ने इस्तेमाल कहा नहीं करके। है, नहीं वो लेकिन हाँ उन्होंने ये टेक्नोलॉजी का हम्म, इस्तेमाल किया था, हार्मोनिक्स का। हाँ। इनको बोलते हैं म्यूजिकल हार्मोनिक्स, रेजोनेटिंग हार्मोनिक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक जी। मास्टर्स और किसी और कोई? क्वेश्चन है क्या? किसी ने अभी चैट पे लिखा फ्री विल के यूज के बारे में है। हो सकता है शायद वो या तो लेट ज्वाइन हुए हों। फ्री विल को भी हम लोगों ने थोड़ा ढंग से भी डिस्कस किया था। तो यदि आप चाहें तो इस सेशन को दोबारा देख सकते हैं, आपको फ्री विल के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। रॉन्ग यूज कर रहा है तो क्या उसे रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हो, क्यों नहीं रोक सकते हो। आपकी जिम्मेदारी 51% करने की है, 49% आपका भी है, इसको कभी भी ना भूलें। कभी भी ना भूलें। कोई व्यक्ति आपके पर्सनल स्पेस के अंदर घुस रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप नोटिस कीजिए, रा ने इस बुक के अंदर आगे जाके एक चीज कही है। एक सेकेंड। हाँ, रा ने इस बुक के अंदर एक चीज कही है बड़ी इंपॉर्टेंट। रा ने कहा है उनका काम है आजादी का उल्लंघन करना और हमारा काम है उन्हें रोकना। तो जो क्वारंटीन लगाई, बाहर जो युद्ध इनका चल रहा है इस वक्त, तो वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो मारने की कोशिश करते हैं।
आप रामायण उठा के देख लो, आप किसी भी धर्म की और भी जितनी भी चीजें हैं उठा के देख लो, उधर से रावण फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है, इधर से राम गायब करे चले जा रहे हैं उसकी चीजें। तो हो क्या रहा है इसके अंदर, साइंस क्या चल रही है? साइंस ये चल रही है कि एक को प्रेम और रोशनी का ज्ञान, दूसरा टेक्नोलॉजी का भगवान, ठीक है, वो आजादी का उल्लंघन पे उल्लंघन करे चले जा रहा है, और ये प्रेम प्यार से उसकी जितने भी पार्टिकल टू पार्टिकल है उससे निवेदन कर दें वो घुल जाए हवा में, वो निवेदन करे वो घुल जाए हवा में। निवेदन करके आप चीजें बना भी सकते हो, निवेदन करके आप फैला भी सकते हो, आपकी चॉइस है। जब आपको एक एक पार्टिकल के एक एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का पता चल जाता है ना, तो आपके लिए सारी चीजें ना मजाक बन जाती है, खेल बन जाती है। और आप बुक के अंदर भी देखना, रा ने एक सेशन के अंदर जाने के बाद बोला था, डॉन ने सवाल किया था कि ऐसा क्यों है कि फिर ये ब्रह्मांड में आपसे हार क्यों जाते हैं जब आप लोगों का युद्ध होता है? तो रा ने बोला था क्योंकि उनके हथियार है वो पौराणिक है। आप सोच लो, रा ने न्यूक्लियर व्यूक्लियर ये सारी चीजों को पौराणिक घोषित कर दिया कि ये तो पौराणिक है, ये तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। ला रहे हो तो कुछ ढंग का लाओ हमसे लड़ने के लिए, तुम अभी अभी भी बहुत पीछे हो। तो ये आई डोंट नो, मतलब रा ने बोल तो दिया, मेरे को हंसी आ गई थी उस सेशन के अंदर, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इस वेव 1 2 जो है इज अ पार्ट ऑफ डायमेंशन 5? पार्ट ऑफ डायमेंशन 5? शायद वो ये कहना चाहते हैं कि वेव 1 और 2 मेडिटेशन जो है वो फिफ्थ डायमेंशन से है क्या, उसके पार्ट में क्या? नहीं नहीं, इसमें तो आप किसी भी डायमेंशन में निकल के जा सकते हो, किसी भी डेंसिटी में जा सकते हो। आगे जाके तो क्वेश्चन, जब आप फाइनल स्टेज में पहुंचोगे आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कर सकते हो, तो आप ये क्वेश्चन जिनका भी है UP1111, क्या आप पूछ सकते हैं? उपेंद्र जी ना शायद। जी जी, मैं इसलिए Yes, पूछा वो, उसमें ऐसा जो क्वालिटीज आ रहा है, जैसे दिव्य दृष्टि वगैरह की बात कर रहे हैं ना, हाँ तो हम जैसे जो भी हमारे अभी जो क्वालिटीज है जो हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी हमारा में भी हम DNA का 1 और 2 के लेवल के है, ऐसा सब बात होती है। तो अगर ये अभी हम बात कर रहे हैं वेव से हमको जो क्वालिटीज मिलेगी या अपग्रेड होगा या दिव्य दृष्टि वगैरह, सो जो ऐसे हम डायमेंशन 5 में कुछ अलग चीजें हमारे अंदर ऐड होंगे, तो इस तरीके का जो अब जो मिल रहा है तो वेव से, तो इज इट उसका डायमेंशन 5 का रिलेटेड तो नहीं है ऐसा नहीं जो? नहीं नहीं नहीं, मैं ट्रुथ बोलो क्या, ट्रुथ हम्म वेव के सारे मेडिटेशंस जो है ना वो आपको टेक्निक बता सकते हैं, टेक्निक सिखा सकते हैं। आपके अंदर से वो क्वालिटी जागरूक करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड होगा, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होगा। सो इवन विथ डायमेंशन 3 में ये सारी चीजें हम पा सकते हैं। हाँ, ये सारे टेक्निक यहाँ पर हम सीख सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो रिमोट व्यूइंग हो या टेलीपैथी हो या और कोई टेक्निक हो, डेफिनेटली हम सीख के उसका यूज कर सकते हैं। इसमें एक चीज जरूर होगी, वेव्स के सारे मेडिटेशन आप जैसे जैसे करते जाएंगे ना, तो टेलीपैथी तो सबकी मतलब एकदम वेव में स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी सब, वो तो है। और ऐसे कई सारे टेक्निक्स हैं जो सॉरी कई सारी एबिलिटीज है जो हमारे अंदर है, वो अपने आप जागरूक होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे वेव 1 से मतलब 8 तक पहुंचेंगे ना। और आप में से कई लोगों के साथ ऐसा होगा, अरे आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली, अरे दिल की बात नहीं छीनी है, वो टेलीपैथी हो गई, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। और जब होने लग जाएगी ना तो आप हंसोगे बैठ के कि अरे ये हो क्यों रहा है। हम तो ग्रुप में यही बात करते थे कि हम जैसे अभी डायमेंशन 5 में जाएंगे तो हमारा टेलीपैथी वगैरह सब एक्टिवेट होगा, ये सब मतलब वो तो ये तो इसी होना ही डायमेंशन। है, ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। वो इसलिए क्योंकि नेक्स्ट डेंसिटीज जितनी भी है, पॉजिटिव साइड का बता सकता हूँ मैं, नेगेटिव में भी है। हालांकि इजहार ने बताया है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर देते हैं, जो टॉप लीडरशिप होती है टेक्नोलॉजी से, मतलब यहाँ से, क्योंकि ये रूट ऑफ द माइंड है, यहाँ से अगर कोई कनेक्ट होगा तो उसकी पूरी जो, अब एक कहावत सुनी होगी, आई सोल्ड माई सोल टू द डेविल। तो जो ऐसे बोलता है ना, ये मैंने आई एम नॉट सोल्ड, तो जो बोलता है तो इसका मतलब उसने टेक्निकली अपनी इसी चीज को, अपने दिमाग को ही उसको दे दिया।
और इसी से सारी हो रही होती है आत्मा के अंदर। तो वो है। तो ये सारी चीजें वहाँ पर पॉजिटिव साइड में ये जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, क्योंकि अध्यात्म खुलेगा, प्रॉपर नॉलेज आपके सामने खुलेगी, तो आपको ये टेलीपैथी, लेविटेशन और ये सारी चीजें नॉर्मल लगने लगी। वहाँ का आपको जो लाइफस्टाइल होता है वो एक बड़ा नॉर्मल सा लाइफस्टाइल लगेगा, वो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन फिर आप दूसरे तीसरी घनत्वता के ग्रहों के हाल देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा हे भगवान, हम भी गुजरे इन चीजों से। सच में इनका तो मतलब बंदरों की तरह इधर से उधर, उधर से इधर कूद रहे हैं। इनको कैसे करें? और आप मदद भी करना चाहते हो, लेकिन आजादी का उल्लंघन नहीं कर सकते आप। जब तक मांगेगा नहीं तब तक दे नहीं सकते। ये सबसे पावरफुल चीज सीखता है कोई इंसान नेक्स्ट डेंसिटी में जाने के बाद, फ्री विल। पहले वो ही सिखाई जाएगी सबको, क्योंकि ऑर्डर में चलेंगी ना। देखो, आप सोच के देखो ना, पिरामिडिकल ऑर्डर में ही तो चलेंगी चीजें कि पहले इन्हें फ्री विल सिखाओ। ये जहां से आए हैं ना, इन्हें आदत है एक दूसरे की आजादी का उल्लंघन करने की। पहले इन्हें यही सिखाओ। पहला लेवल वो सीखोगे, फिर लव एंड लाइट पे जाओगे, फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना शुरू करोगे, लॉज को समझना शुरू करोगे। और राह ने बोला ये तो बेसिक लॉज बताइए हम लोगों ने तुमको, जब तुम आओगे तब तुम्हारे लिए पूरा ज्ञान का भंडार रखा हुआ है, खुलेगा वो, उससे तुम सीखना, तुम्हें मजा आएगा। ये इसमें एक चीज ये ऐड कर, इसमें ये 7 पिलर्स ऑफ क्रिएशंस जो है, यानी कि लॉज जो है, वही ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्री विल आप पहले सीख रहे हो तो आपको लॉ ऑफ लव लाइट नहीं सीखना है या सेपरेशन इग्नोरेंस नहीं सीखना है, ऐसा नहीं है। तो पैरेलल चलते हैं सारे लॉज, पैरेलल हम सीखते जाते हैं। जब राम मटेरियल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, तो ये सारे लॉज अपने आप हम सीखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। उसमें एरर्स भी होंगे, बहुत बार एरर्स होंगे, कंप्लीटली एरर्स होंगे, लेकिन खुद ही सीखेंगे, खुद ही एरर्स करेंगे, खुद ही सीखेंगे। आई होप आपको आंसर मिला होगा कि इसका क्वेश्चन क्या था, पता नहीं चला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर स्टॉर्म के टाइम रा बीन्स का क्या रोल होगा? इसका ये आंसर तो सोलर स्टॉर्म, मेरे पास तो एक ही है कि सोलर स्टॉर्म के टाइम रा बीन्स का क्या रोल होगा। तो सबसे मेन जो मैं ये बोलूंगा कि जो सोलर स्टॉर्म जहां से जनरेट होते हैं ना, वो रा के माध्यम से ही जनरेट होते हैं। बस मैं इतना बोल सकता हूँ अभी। बाकी आपको आगे के सेशंस में डिटेल में खुद राम बताएंगे कि हम लोग सोलर स्टॉर्म कैसे जनरेट करते हैं। कहते प्रेम से जनरेट कर देते हैं वो। और मैं इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताना चाहता हूँ। शायद मैं वो सेशंस में नहीं बता पाया था। तो मैं एक बार गाया टीवी पे ना एक प्रोग्राम देख रहा था। तो हुआ क्या, सूरज के पास एक क्राफ्ट खड़ा था, और उसके अंदर से, वो ओराइन का ही क्राफ्ट था, जिस तरीके की उसकी बिल्ट थी, टेक्नोलॉजी का बड़ा सा क्राफ्ट था वो, बना हुआ इस तरीके से, और बीमिंग करे जा रहा है उसके ऊपर, मतलब लेजर बीम मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। उसने एक प्यार से एक सोलर फ्लेयर मारी, और वो जैसे होती होती थी, जैसे कोई तिनके को यूं कर दे टिंग, ऐसे करके वो पता नहीं कहाँ किसी ब्रह्मांड के किसी कोने में जाके गिरा होगा वो। इतनी पावरफुल होती है सोलर फ्लेयर्स। लेकिन वो जनरेट कैसे करते हैं वो अभी आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। राह बता देंगे कैसे किया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिटेशन के टाइम कुछ विजुअलाइज होता है, उसके बारे में डिस्कशन करके एनालिसिस करना चाहिए या उसका आंसर खुद ही फाइंड करना चाहिए? भरत भाई, आपका क्या टेक है इस पेपर? वैशाली जी, आपका क्या टेक है? आप भी तो बोलो कुछ, हमें और भरत भाई बोले जा रहे हैं। एक सेकंड, हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? यस यस। हाँ जी। ओके। वेल, अगर वो कुछ ऐसे मैसेजेस हैं, जैसे मेडिटेशन में कुछ विजुअल्स आते हैं, कुछ डिवाइन मैसेजेस हैं, तो हमें डिकोड मतलब कि करना चाहिए। वो आपकी फ्री विल पे है ना? तो आप कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। पहले मेरे से ये गलतियां होती थी, मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस होते थे, मैं उनके एक्सपीरियंसेस डिकोड करने बैठ जाता था। तो कई बार एरर भी हो जाते थे मेरे से, लेकिन हाँ, जो अनुभव मेरे से मिलता जुलता होता था ना, उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही जा रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी उसमें। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि वो अनुभव आपका है ना, तो मेडिटेशन से निकलने के इमीडिएटली बाद उसको लिख के रख लो आप। लिख के रख लो, फिर उसके ऊपर कंटिन्यूअसली सोचो, उल्टा सीधा, सीधा उल्टा। आप थोड़ी देर बाद देखोगे इसके जवाब मिल रहे हैं आपको अपने आप। आपको पुश नहीं करना पड़ेगा, एवरीथिंग विल हैपन स्मूथली।
ज्यादातर ये तरीका मामलों है, मैं में आपको बता ज्यादातर मामलों में जब मेडिटेशन के दौरान विजुअलाइजेशन होते हैं ना, तो ज्यादातर मामलों में हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, हमारा रूट ऑफ माइंड जो है, उसके पास तो पूरे ब्रह्मांड की जानकारी उपलब्ध है। और जब आप मेडिटेटिव स्टेट में उस जानकारी को जब आप एक्सेस कर पाने में सक्षम होता है ना आपका दिमाग, आपका ब्रेन, तो आपका रूट ऑफ माइंड आपको वो पिक्चर दिखाना शुरू करता है। तो हो सकता है कि वो पिक्चर शायद आपके पास्ट लाइफ के हो, या फिर पैरेलल लाइफ के, जो जो हम कहते हैं कि हमारे मल्टीवर्स हो, या फिर अलग कोई हम लाइफ टाइम के किसी भी लाइफ टाइम के वो पिक्चर हो सकते हैं। तो बेटर ये हो सकता है कि जब हमें कोई विजुअलाइजेशन हो, तब जैसे पीए भाई ने कहा कि एक डायरी हम बना सकते हैं, कि अगर डायरी में नोट कर लें, तो आज अगर कुछ चीज विजुअलाइज आपको हुई है ना, तो हो सकता है कि 15 दिन के बाद और कोई एक चीज विजुअलाइज होती है ना, तब आज के क्वेश्चन का आंसर आपको 15 दिन के बाद जब डॉट कनेक्ट हो जाएंगे ना सर, दोनों डॉट्स, तब आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो शायद इस केस में किसी से हमें डिस्कस करने की जरूरत ना पड़ी। तो आज जो कनेक्ट हुआ, मतलब आज जो विजुअलाइजेशन हुआ, उसका आंसर हमें अपने ही मेडिटेटिव स्टेट में नेक्स्ट टाइम मिल गया। ज्यादातर मामलों में ये हो सकता है, लेकिन जैसे वैशाली मैम ने कहा था कि हाँ, कुछ अगर ऐसी आपको लग रहा है कि ये इमरजेंसी कुछ मैसेज है, तो डेफिनेटली सबसे शेयर करना चाहिए जो आंसर दे सके आप। इट ओके? ये क्वेश्चन किसका था? मीनल जी का था शायद। तो उन्होंने लिखा समझ नहीं आते क्या बताना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने अभी वैसे तो लिखा है थैंक यू वेरी मच। ओ अच्छा अच्छा, राइट राइट, जी। ओके। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जिसको? अच्छा उपेंद्र जी का क्वेश्चन है, हाउ टू इंक्रीज जी। कैपेबिलिटी टू रीड स्क्रिप्ट विच सीन ड्यूरिंग मेडिटेशन। क्या क्वेश्चन है? हाउ टू इंक्रीज कैपेबिलिटीज टू रीड स्क्रिप्ट विच सीन ड्यूरिंग मेडिटेशन। उपेंद्र जी का सवाल है ना? सर देखो, स्क्रिप्टिंग हमारे इसमें तो चलती है आईटी वर्ल्ड में, आप तो समझते ही होंगे। तो आईटी वर्ल्ड में क्या कहते हैं, स्क्रिप्टिंग होती है। हम मान लो कोई बड़ा लार्ज डेटा होता है ना, स्क्रिप्ट चला के उसको फटाफट से उसका फटाक से निकाल लेते हैं हम लोग सारी चीजें। तो इसमें कोई ऐसा स्क्रिप्टिंग नहीं है। ये जब आप मेडिटेशन करते जाओगे ना, आपको खुद पता चलेगा कि आपका क्या कहते हैं, अननोन स्क्रिप्ट वी सॉ ड्यूरिंग मेडिटेशन। मुझे भी अच्छा, ओके, मैन्युस्क्रिप्ट्स कह रहे हो आप? ओके, मुझे लगा आईटी स्क्रिप्ट्स के बारे में बात कर रहे हो आप। मैन्युस्क्रिप्ट्स हो सकता है सर, बिल्कुल पॉसिबल है, अलग अलग लैंग्वेजेस आ रही हो, बिल्कुल लास्ट टाइम ऐसा, पॉसिबल है ये, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, कोई बड़ी लास्ट बात नहीं टाइम है। हालांकि राने बुक के अंदर पता है क्या बोला है? हाँ, राने बोला है कि इस ब्रह्मांड की दो लैंग्वेजेस ना सबसे पुरानी है। एक तो संस्कृत, और दूसरी क्या कहते हैं, हिब्रू। ये दो। तो हो सकता है उन्हीं में से कुछ आपको दिख रहा हो। आप उन्हें उल्टा सीधा करके देखोगे ना, जो स्क्रिप्ट्स आपकी बनी है उन्हें लिख के रख लो, उन्हें उल्टा सीधा, डायमेंशन चेंज ऊपर, डायमेंशन चेंज नीचे करके देखो, तो आपको पता चलेगा ओहो ये तो इस वर्ड से शायद मिल रहा है, ओहो ये उस वर्ड से, तब डॉट कनेक्ट होंगे। हो सकता है, पॉसिबल है आप इसको डिकोड कर पाओ। कभी ये लाइट लैंग्वेज सिंबल्स, लाइट लैंग्वेज भी हो सकती है, कभी सिंबल्स भी हो सकते हैं, तो वो लिखना जरूरी है। और ऐसे मतलब एक आध दो बार अगर वो कह रहे स्क्रिप्ट हैं दिख रही है, हाँ, वो कह रहे हैं मुझे संस्कृत भी दिख संस्कृत रही भी है दिख और रही है, लेकिन कोई दूसरी। पता नहीं सर कौन हमें भी सी। सीखनी है, हम भी आपके साथ ही चलेंगे वाली सीखने के लिए। लास्ट टाइम एक्चुअली पूछा था यही कि किसी को, शायद अभिषेक जी ने और कौन थे, उपेंद्र जी थे या नीतीश जी, शायद उन लोगों ने भी बोला था कि उनको कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट आ रही है मेडिटेशन। मुझे लगा था आईटी स्क्रिप्ट है, नहीं नहीं, मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात। देखो ऐसा कहते हैं कि हमारे ऋषि, हमारे वेदास और उपनिषद वगैरह जो भी है ना, ये इसी तरह से चैनलिंग के माध्यम से हमारे पास आए हैं, इस धरती पर आए हैं, ऐसा कहते हैं।
जब ये ज्ञान, जैसे हम बुद्धा के बारे में सुनते हैं ना कि उनको किसी पेड़ के नीचे वो बैठ गए मेडिटेशन करने के लिए और वहां पर उनको सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो कैसे हुआ? वो इसी स्क्रिप्ट के माध्यम से ऐसे ही डाउनलोड हुआ। तो जितने भी ऋषिज हुए या फिर वेदास हमारे सामने आए, उपनिषद हमारे सामने आए, तो ऐसे ही स्क्रिप्ट के माध्यम से ही शायद हमारे सामने आए हैं, क्योंकि ऐसे ही उनको डाउनलोड हुआ होगा। मतलब शब्द दिखते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप जब मेडिटेट कर रहे होते हैं तो या तो आपको पिक्चर दिख रहा है, या तो विजुअलाइज हो रहा है पिक्चर, या तो आपको कोई शब्द दिख रहा है, या तो फिर कोई मूवी जैसा चलता हुआ कुछ पिक्चर्स, चलते हुए मूवीज आपको दिख रहा है। तो विजुअलाइजेशन के यही तरीके होते हैं। तो शायद इसमें से आपको शब्द दिखे होंगे स्क्रिप्ट के रूप में। संस्कृत भी हो सकता है, हिब्रू भी हो सकती है, और भी कोई लैंग्वेज हो लाइट सकती है, लैंग्वेज भी हो सकती है। लाइट लैंग्वेज लाइट भी हो लैंग्वेज। सकती है, और दूसरे सिंबल्स भी हो सकते हैं। जैसे पुरानी सभ्यताओं के जो सिंबल्स हुआ करते थे उनके, राइट, अपनी अलग लैंग्वेज में इसी धरती पर, तो वो सिंबल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप लिख सकते हैं या फिर अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं उसको, ऐसे सिंबल्स अगर दिख रहे हैं तो आपको ड्रॉ करना चाहिए और फिर उसको डिकोड करना चाहिए। और इन सब चीजों में मैं एक बात पर्सनली ये मानता हूँ कि जब जो चीज हमारे सामने प्रकट होगी ना, अगर वो आधे फॉर्म में प्रकट हो रही है ना, तो वो पूरे फॉर्म में भी आ जाएगी। बस वेट करना होता है हमें, इंतजार करना होता है हमें। जब जो चीज आपकी कॉन्शियसनेस के लिए ठीक होगी ना, वो आपके पास पहुंच ही जाएगी सही समय पर। और ये जो सुमेरियन लैंग्वेज थी ना, सुमेरियन लैंग्वेज भी पिक्टोरियल लैंग्वेज थी और सिंबॉलिकल लैंग्वेज थी। तो ऐसा भी हो सकता है यस, कि आपका कोई पास्ट लाइफ में कनेक्शन है करेक्ट, सुमेरियन करेक्ट। एरा से, तो वो आपको शायद वो मेडिटेशन में वो फिर से दिख रहा है, वो भी हो सकता है। चलिए सेशन को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से सबकी क्वेश्चंस क्यूरीज हो गई होगी समय को भी ध्यान में रखते हुए। आप कोई संदेश देना चाहेंगे ग्रुप को या हम सभी को? मैम संदेश तो क्या दूंगा, संदेश तो राह दे रहे हैं सबको, ठीक है, कंसिडरेशन दे रही है, हम तो बस उनसे सीख रहे हैं सारे। आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज दे देता हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो शायद चीजें बिल्कुल। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ज्यादा अर्ली स्टेज तो नहीं रहेगी आप लोगों को ये चीज देने में, नहीं, लेकिन फिर भी बिल्कुल दे देता होगी। हूँ, मजा आएगा आपको, मजा जी। आएगा। अगर तो जिनको इंग्लिश आती है, अगर वो पढ़ के टीम में आपस में डिस्कस कर लें तो ठीक है, समझ में आ जाए तो। एक वीडियो में आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता था, उसमें जी। क्योंकि जब पहले मेडिटेशन में जब अनुभव कर रहा था सारे, तो मैं जवाब ढूंढ रहा था और ढूंढते 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 उस वीडियो के ऊपर जाके गिरा था मैं, और मेरे बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस उससे हुए थे, मेरे को बहुत मजा आया था उसको पढ़ने में या उसको देखने में। उस वीडियो का जो नाम है यूट्यूब पे, वो है इत्सहाक बेंटोव। इत्सहाक बेंटोव का एक वीडियो है उसका नाम है फ्रॉम एटम टू कॉस्मोस। आप उस वीडियो को देखोगे ना, आपको बहुत हाँ। सारी चीजें पता चलेंगी कि ब्रह्मांड में रचना कैसे होती है, कैसी किस तरीके से चलती हैं चीजें, हमारी बॉडी के अंदर कैसे चलती हैं चीजें, और स्पेस टाइम डिमेंशनैलिटी कैसे काम करती है, वो सारी चीजें आपको काफी हद तक उससे पता चल जाएंगी। मतलब तो ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ टोटल नॉलेज है उसके अंदर, बट टोटल तो आपका पर्सनल अनुभव ही है। लेकिन हाँ, देखने के लिए परफेक्ट है वो, अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए। मैं बिल्कुल स्पेल कर आप देता इस पे हूँ, शेयर करें। जी। मैं स्पेल कर देता हूँ, ITZ हाँ HAK जी। इत्सहाक, हाँ फिर जी। उसके बाद है नाम बेंटोव, BENTOV, जी फ्रॉम बेंटो। एटम टू कॉस्मोस। जी आप बिल्कुल देखेंगे, सर। आपको बहुत मजा आएगा। आपको ये पता चलेगा कि हार्ट की जो बीट, उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हार्ट की जो बीट, एक धड़कन होती है ना, उससे एक पल्स जनरेट होती है, जो डिवाइड होके दो जगह जाती है। एक तो यहाँ जाती है इधर सर के ऊपर ब्रेन पे जाके हिट करती है, एक नीचे जाती है पाँव पे हिट करती है। फिर जब वो दोनों घूम के यहाँ आती है, हार्ट पे आती है, टिंग, फिर दोबारा करती है, उससे हार्ट बीट फिर दोबारा होती है। तो पूरा डेटा ट्रैवल कर रहा होता है, वो लाइट ट्रैवल कर रही होती है ऐसे जाके ऊपर, ऊपर से नीचे जाएगी, पूरी बॉडी का जितना भी सर्कुलेशन है
जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इसीलिए हार्ट इज सो इम्पोर्टेंट कि उससे आपको काफी मतलब चीजें रिलेट कर पाओगे कि हाँ ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, वो सारी चीजें कैसे फंक्शन करती है। तो उसके अंदर एक बड़ी कॉमेडी चीज भी है, वो कहता है कि जो लोग हायर डिमेंशन में विजुअलाइजेशन और ये सारी करने लग जाती है, उनका इवोल्यूशन बाकी लोगों से बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है। तो उसने व्यक्ति ने पूछा भी था, जो इंटरव्यूअर था, तो ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? तो उसने कहा ऐसे लोग आपको पागल खाने में मिलेंगे। और उसने ऑनेस्टली बोला था तो क्योंकि उनकी डायमेंशन चेंज हो गई, वो बियॉन्ड दीज डायमेंशंस देख पा रहे हैं और हम उनकी बात समझ नहीं पाते। हम उन्हें कह देते हैं कि ये तो पागल है। बिल्कुल तो सर, यही एक खास बिल्कुल। एक बाकी हम सबकी तरफ से हमारा लव और हमारी लाइट तो है ही आपके लिए। हाँ बस भाई बोलो ना। नहीं, मैं सोच रहा अगर आप कंटिन्यू सेशन चाहते हो तो मुझे ड्रॉप होना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है शायद सेशन पूरा हो रहा है, राइट? नहीं हाँ ड्रॉप ही कर रहे हैं हम सारे। रुचि जी आपकी आप आवाज नहीं आ रही। सबको थैंक यू वेरी मच, आप सबको आपने इतना वक्त दिया, 2 घंटा आपने हमें झेला, सहन किया, हमारी बातों से बॉर्ड फील किया, हमारी बातों से आपने एक्साइटेड भी फील किया होगा। और 7 पोर्टल है और इसलिए हमारे सारी बातों के सारी एरर्स अगर कुछ हुई हो तो उसे 7 पोर्टल में जो हार्ट चक्र ओपन हो रहा है ना, उस वेव्स में उसे जाने दीजिए हमारी एरर्स को, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, आप बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्डन लाइट, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो लव यू मच। ऑल। आज ही के दिन अपन इसी टाइम पे बिल्कुल नेक्स्ट वीक अगले नेक्स्ट वीक, बिल्कुल नेक्स्ट वीक, बिल्कुल नेक्स्ट वीक हम इसी टाइम पे मिलेंगे। अपने क्वेश्चंस रेडी रखिएगा। बिल्कुल 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 मैम। थैंक यू सो मच वंस अगेन। 10 मिनट का मेडिटेशन होगा डियर फ्रेंड्स स्टेशन के बाद में। और पूरी ला टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रुचि जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लव यू ऑल। लव यू ऑल। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार के वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.